चलो कैसे आप सब बढ़िया। मैं भी बहुत बढ़िया। तो मैं हूं आपकी ESNSM की फैकल्टी सोनाली मैम और पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैराथन फॉर द अटेम्प्ट मई 2023 एंड ऑनवर्ड्स। जी हाँ, इस मैराथन का नाम है द्रोणाचार्य मैराथन। और मैं आपको बता दूं कि बाकी सब सब्जेक्ट्स जैसे कि अकाउंट्स, कॉस्ट, इन सब की मैराथन भी ना इसी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। जी हाँ, पीडब्ल्यू की साइट पे जाकर शेड्यूल जरूर चेकआउट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं मेरे सब्जेक्ट की। तो जब मैं अपने सब्जेक्ट की बात करती हूँ तो मैं आपको बता दूं कि इस मैराथन के द्वारा मैं आपको एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देने वाली हूं ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट EIS एंड SM। जी हाँ, खाली SM नहीं, EIS की भी दूंगी, टेंशन मत लो। और ऐसा ऐसा पढ़ाऊंगी ना, ऐसा पढ़ाऊंगी कि आपको मजा आ जाने वाला है। चलिए, आपको दिख ही रहा होगा कि हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं विद आवर टॉपिक बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज। बट बिफोर स्टार्टिंग बच्चे, आपके मन में कुछ दो चार चीजें आ रही हैं जिनको मैं क्लियर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो ये आप मैराथन देखने के लिए जा रहे हैं, इसको पढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप ना इसके नोट्स जरा उसके ऊपर भी एक नजर डाल लीजिए। जी हाँ, तो ये जो नोट्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ना, ये नोट्स आप एक्सेस कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल एक्सेस कर सकते हैं ये नोट्स। और ये नोट्स आपको बिल्कुल मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ जी, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये पूरा का पूरा जो स्लाइड है ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कहां से और कैसे। जी हाँ, क्योंकि पीडब्ल्यू सीरीज ये पीडब्ल्यू आपके लिए लेके आया है, तो आपको डाउनलोड करनी है पीडब्ल्यू की ऐप और वहां पर आपको लॉग इन करना है इन द द्रोणाचार्य बैच। लॉग इन करने के कोई पैसे नहीं है। हाँ जी, लेक्चर भी फ्री और नोट्स भी फ्री। तो उस ऐप पे जाएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, नोट सेक्शन में जाएंगे और नोट्स को डाउनलोड कर लेंगे। देखो बेटा, एफिशिएंसी तो तभी इंप्रूव होती है ना जब आप लेक्चर भी देख रहे हो और साथ में नोट्स का भी आनंद हो, है ना। वरना तो स्क्रीन पे देख देख कैसे आप काम करोगे, कैसे आप पढ़ाई करोगे और कैसे आप इसको एग्जाम के लिए रिटेन करोगे। तो आपने क्या करना है, इन नोट्स को डाउनलोड करके इन नोट्स से आप पढ़ेंगे, आपको पक्का पक्का सब कुछ याद रहने वाला है। फर्दर आप जो है इसी वीडियो को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। मैं आपको बहुत रेलेवेंट कवरेज देने वाली हूँ आपके अटेम्प्ट के लिए। बिल्कुल जो रेलेवेंट पोर्शन है मैं बहुत अच्छे से उसको पढ़ाने वाली हूँ इन द मैराथन सीरीज। ठीक है, तो आप इसको सेव करके भी रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा आपको यूजफुल होगा। मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पर एग्जामिनर केस बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, कहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, कहाँ मेरा बच्चा अटक सकता है, सब क्लियर करूंगी बिल्कुल, वो भी हंसते हंसते खेलते खेलते। चलिए, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इससे पहले भी हम लोग जो है एक लेक्चर दे चुके हैं। दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ ESNSM। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन विच इज चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, मैंने वो कराया था। तो ये मेरा है लेक्चर नंबर 2 जिसमें कि मैं कराने के लिए जा रही हूँ बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज विच इज चैप्टर नंबर 5 ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैम जो है कैसे इतनी जल्दी कैसे करा देंगी, इतनी जल्दी हमारा ये चैप्टर कैसे कवर अप हो जाएगा। आप वो जिम्मेदारी मेरे को दे दो बेटा। आप बस अपना पेन और कॉपी लेके जरा बैठ जाइएगा और दिमाग खोल के, आंख नाक कान सब कुछ खोल के बैठ जाइए। मैं आपको बहुत ही प्यार से तरीके से सब कुछ समझा दूंगी। बहुत ही ईजी है बेटा, बहुत ही ईजी है। बच्चा कह रहा है कि मैम आपके बाकी लेक्चर्स कब कब आएंगे। अरे बेटा, बाकी लेक्चर की जानकारी मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगी, राइट। और फिलहाल एंजॉय कीजिए मेरा ये लेक्चर ऑन द बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज। तो जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है पहले जाके वो देखिएगा, फिर आइएगा लेक्चर नंबर 2 पे, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। So this is the business level strategy of CA Intermediate chapter number 5। जी हाँ, तो हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 का मैराथन रिविजन। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत मजा आने वाला है। तो CA Intermediate के लिए मैं आपको लेके जा रही हूं एक मैराथन के लिए। और जी हाँ, मैं सोनाली मैम आपकी अपनी बहुत ही चहेती। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया मेरी प्रीवियस वीडियो में। जितना प्यार आपने मुझे उस वीडियो में दिया, आई होप कि आप मुझे इस वीडियो में भी उतना प्यार देंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप अव्वल नंबर से पास हो, और जब आप पास होंगे तो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर योर रिजल्ट्स विद मी डियर माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए, ये सीरीज
फ्री ऑफ कॉस्ट, ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ आप बच्चा पार्टी के लिए और किसी के लिए नहीं। गाइस मैं मेहनत कर रही हूं और आप भी मेरे साथ मेहनत करिए और अपना प्यार कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, जी हाँ मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ना। और हर एक इंसान की तरह मैं भी एक इंसान हूँ और जब मुझे मोटिवेशन चाहिए होता है तो मैं उन कमेंट्स को पढ़ती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं चाहती हूँ एज अ ESNS फैकल्टी आपको ये सब्जेक्ट जो है वैसे बहुत टिपिकल सब्जेक्ट है बट आपको ये सब्जेक्ट में बहुत आसान बना देती हूँ, इसीलिए मेरा नाम है थ्योरी क्वीन। जी हाँ, तो मैं बहुत ही आसान तरीके से सब्जेक्ट को पढ़ाने वाली हूँ और इसको आसान करने वाली हूँ। आपको कोई टेंशन नहीं होगी और आपको बिल्कुल जब आप पेपर देखेंगे ना आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो मैम ने कराया था, अरे ये तो मुझे आता है, अरे अरे ये एग्जाम में, अरे वाह ओ माय गॉड मैं तो पक्का पक्का एग्जामिनेशन लेके पास होऊंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं विद दीज मैराथन सीरीज। लेक्चर नंबर 2 बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज। नोट्स खोल के बैठिएगा, पेन हाथ में लेके बैठिएगा और जी हाँ अब आपको नेक्स्ट फ्यू मिनट्स मुझे देने हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट विद द चैप्टर नंबर 5। तो हाँ जी बेटा, तो चैप्टर नंबर 5 बात करता है अबाउट द बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज। तो जहां तक बात है बेटा इस चैप्टर की, तो चैप्टर नंबर 5 जो है दैट इज द बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज। बट मैंने ना आपको बताया था कि विद रेफरेंस टू ES एंड SM ना हम हमेशा जो है ना चैप्टर के नंबर पे बड़ा फोकस करते हैं, क्योंकि ना मैं कहती हूँ कि चैप्टर जब आप क्वेश्चन पढ़ते ना क्वेश्चन पेपर के अंदर, तो आपको ना क्वेश्चन पढ़ते ही सबसे पहले डिटरमाइन क्या करना है कि ये किस चैप्टर से आया है, ताकि आपको इजी हो जाए लिखने के लिए। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा लिंकेज देती हूँ इन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ओके, तो लिंक के लिए यहाँ पर आएंगे। अब आप इस स्लाइड में देखिए मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया हुआ है। हाँ जी, तो जो ये ट्राइंगल है ना बेटा, दिस ट्राइंगल इज द बेसिकली लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट। तो जो हमारे लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट होते हैं, स्ट्रेटेजिक लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं आपको भी पता है। टॉप, मिडिल एंड ऑपरेशनल, राइट। टॉप, मिडिल एंड ऑपरेशनल, जिनको कि हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में क्या कहते हैं, जिनको हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में कहते हैं कॉर्पोरेट लेवल, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल। हाँ जी बताएंगे क्या क्या कहते हैं, बिजनेस लेवल, वेरी वेरी गुड। एंड देन वी हैव द फंक्शनल लेवल, फंक्शनल लेवल, राइट। तो ये आपने पढ़ा था इन चैप्टर नंबर 1, इन लेक्चर नंबर 1, राइट। सो देखेंगे, अब मैं आपको समझाने के लिए जा रही हूँ, मैं आपको लिंकेज बता रही हूँ बेटा। लिंकेज चैप्टर सुनेंगे, ये आपका लेवल्स है, लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट। जो हम बात करेंगे अबाउट द टॉप लेवल, तो टॉप लेवल क्या करती है, टॉप लेवल कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटेजीज को बनाती है। तो चैप्टर नंबर 4 में अपन पढ़ने वाले हैं कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज। क्या पढ़ने वाले हैं, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज। चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज। क्या पढ़ने वाले बच्चा पार्टी, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज। और हमारी फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 के अंदर। कहां पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 6 के अंदर। क्या आपको इतनी बात समझ आई, क्लियर हो गया? आई बिलीव कि आपको ये चीजें याद रहेंगी इन द एग्जामिनेशंस। ओके चलिए, अब मैं आपसे ना एक और बात करना चाहती हूँ, एक और बात करना चाहती हूँ। एंड एक और बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हम इस चैप्टर को कैसे कैसे कवर अप करने वाले हैं। तो देखिएगा स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर ना बेटा जी मैं आपको समझाती हूँ अबाउट दिस चैप्टर कि हम इसमें क्या क्या करने वाले हैं। सो एज यू कैन सी बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज इज गवर्न बाय चैप्टर नंबर 5। सो इन द बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज, इन द business level strategies, in the business level strategies we are going to cover this in this chapter the two basic aspects, basic aspects, ठीक है। the first one is the forces, and second one is the some generic strategies हमारी ये कवरेज रहने वाली है, ठीक है। जो हम कुछ फोर्सेस पढ़ने के लिए वाले हैं ना, जो हम ये फोर्सेस पढ़ने वाले हैं ना, ये हमारा बेसिकली पार्ट 1 होगा चैप्टर का, पार्ट 1 होगा चैप्टर का।
और ये बेटा होगा आपका पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर, पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर, पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर। ठीक है, ओके, चलिए अब मैं आपके स्क्रीन पे ना एक इमेज शो करती हूँ, ठीक है? तो मैं आपको इमेज शो करती हूँ और आपको मुझे बताना है कि इस इमेज के अंदर जो इंसान आपको दिख रहा है, इस इमेज में जो इंसान आपको दिख रहा है, ये इंसान कौन है? कैन यू जस्ट नेम द पर्सन हु इज देयर इन दिस फोटो? कैन यू नेम इट? देखते हैं कि अगर कोई बच्चा इस इंसान को पहचान पाता है कि नहीं पहचान पाता है। इस इंसान का ना हमारी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट या हमारी मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। हाँ जी, तो ये जो इंसान है बेटा, ये है माइकल पोर्टर। कौन है बेटा? ये माइकल पोर्टर। माइकल पोर्टर, ये जो इंसान है ना, ये इस चैप्टर में ना ये बार बार टपकेगा। पता है क्यों? क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। जो पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर है ना, जो फोर्सेस है ना, वो भी इन्होंने दिए हैं, और जो हमारी जेनरिक स्ट्रेटेजीज है ना, वो भी इन्होंने दी हैं। यानी कि पार्ट 1 हो ऑफ दिस चैप्टर या फिर पार्ट 2 हो ऑफ दिस चैप्टर, दोनों के बारे में किसने बताया हमें? दोनों के बारे में हमें माइकल पोर्टर ने बताया। किसने बताया? माइकल पोर्टर ने बताया। बच्चा पार्टी, आप पहली गलती तो ये करते हैं कि माइकल पोर्टर की स्पेलिंग गलत लिखते हैं। तो माइकेल, ठीक है, तो दैट इज द स्पेलिंग, माइकल पोर्टर। ओके, सो माइकल पोर्टर ने क्या दी? कुछ फोर्सेस दी ऑफ द इंडस्ट्री एंड द जेनरिक स्ट्रैटेजीज। चलिए अब इनको 1 बाय 1 पढ़ते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट है ये, क्या कहता है ये। तो ये जो इंसान है ना माइकल पोर्टर, इसने सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिया 5 5 5 5 फोर्सेस ऑफ द इंडस्ट्री। कहता है कि अगर आप इंडस्ट्री में ऑलरेडी हैं या फिर आने वाले हैं, तो आपको ना कंपटीशन का सामना तो करना ही पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो अगर आप ऑलरेडी हैं मार्केट के अंदर या फिर आप आने वाले हैं ना मार्केट के अंदर, तो जरा ना क्या कर लीजिएगा, इन सारे पांचों के पांचों फोर्सेस को ना जरा कंप्यूट कर लीजिएगा कि इनसे आपको कितना फोर्स लगने वाला है, कितना प्रेशर आने वाला है। और यू नो दैट जितना प्रेशर आएगा ना, उतना आपका कंपटीशन क्या करेगा, हाई हो जाएगा, उतना आपको टेंशन आपकी बढ़ जाएगी। तो माइकल पोर्टर ने क्या कहा, भैया क्या एनालाइज कर लो, ये 5 फोर्सेस एनालाइज कर लो। तो मैं आपको बताती हूँ कि अब ये 5 फोर्सेस कौन कौन सी हैं। व्हाट आर दीज 5 फोर्सेस? तो बात करते हैं अबाउट दी 5 फोर्सेस। तो सिंपल सी भाषा में अगर बात करेंगे अबाउट द 5 फोर्सेस, तो मैं आपको बता दूं कि माइकल पोर्टर कहता है कि देखो बात ऐसी है कि हमारे पास में 5 चीजें ऐसी हैं जो कि आपको फोर्स लगा दी। ये देखिए, मैं एक हैंड ड्रॉ कर रही हूँ, फ्री हैंड, ये देखिए, तो ये हमारी है क्या, 5 फोर्सेस। वैसे गजब का नाम, एक गजब की चीज बताऊं, हमारा ना चैप्टर का नंबर भी क्या है, 5, और फोर्सेस भी कितनी है, 5। ठीक है, तो माइकल पोर्टर कहता है कि भैया हमारे को ना बहुत सारे थ्रेट्स हैं, जैसे कि हमारे को थ्रेट है फ्रॉम दी बायर, क्योंकि जितने जो बायर होते हैं ना, जब आप देखो क्या करते हैं, बार्गेनिंग करते रहते हैं। और किससे थ्रेट है हमारे को, बायर के साथ साथ हमारे को सेलर से भी थ्रेट है। क्यों थ्रेट है सेलर के से, पता है? अगर सेलर जो है बहुत ही कम है, मोनोपोली क्रिएट करके रखे हुए हैं, तो हमें सामान उनसे खरीदना पड़ेगा। अभी क्या करे, फिर टेंशन हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। ओके, और क्या क्या किस किस से हमारे को थ्रेट है, हम कहते हैं हमारे राइवल फर्म जितने हैं, हमें उनसे भी थ्रेट है कि पता नहीं यार राइवलरी फर्म्स कैसे, राइवलरी फर्म्स के रहते हुए हम कैसे सरवाइव करेंगे। फिर हमारे को सब्स्टिट्यूट से भी क्या है, सब्स्टिट्यूट से भी हमारे को टेंशन होती है कि यार पता नहीं जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स होंगे उतना ज्यादा हमारा प्रोडक्ट कम बिकेगा। इज दैट क्लियर? और एक सबसे बड़ा थ्रेट है हमारे पास न्यू एंट्रेंट्स का, कि भैया पता नहीं कब कौन इंडस्ट्री में उठ के आ जाए। अब टीचिंग इंडस्ट्री में ले लीजिए बेटा, कितने सारे लोग मुंह उठा के सबके सभी आ जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम चलती है। ये 5 फोर्सेस होते हैं जो कि इंडस्ट्री में प्रेशर डालते हैं। फोर्स इसका नाम इसलिए रखा है बिकॉज़ ये प्रेशर डालते हैं हमारे ऊपर।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक एक करके हम फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इज दैट क्लियर? चलिए, सो बात करते हैं हम अपनी पहले फोर्स की, विच इज गिवन बाय द माइकल पोर्टर। सो हमारा पहला जो फोर्स है दैट इज फोर्स फ्रॉम द न्यू एंट्रेंस, दैट इज कि जो नए लोग इंडस्ट्री में आ सकते हैं। अब देखो क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, जैसे कहते हैं ना कि ये एक अगर रोटी है ना बेटा, ये एक अगर रोटी है, ठीक है, अगर ये आज 4 जनों में बट रही थी, तो कल अगर कोई न्यू एंट्रेंट आ गया, कल अगर कोई न्यू एंट्रेंट आ गया, तो ये कितने जनों में बटेगी, ये 5 जनों में बटेगी। कितने जनों में बटेगी? 5 में बटेगी। और आ गए तो फिर 6 में बटेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें नो प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, हमारे क्या हो जाएंगे, प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। अब जो न्यू एंट्रेंट्स होता है ना, इनका ना एक बड़ा ही नेचर रहा है कि ये लोग क्या करते हैं कि आते ही ना प्राइस को लो लो प्राइस पे, जब भी कोई इंसान नया कोई काम करने के लिए जाता है तो कम प्राइस पे आना करना शुरू कर देता है कि चलो मैं तो फ्री में पढ़ा दूंगा, चलो मैं तो फ्री में पढ़ा दूंगा। अब क्या होता है ना, नए लोग के आने से सीधे जो एग्जिस्टिंग कल्चर होता है ना, वो क्या होता है, वो हिल जाता है। तो हमारे को इनसे थ्रेट है, हमारे को क्या है, इनसे थ्रेट है। वी हैव अ थ्रेट फ्रॉम दी न्यू एंट्रेंस। तो इन्होंने यही वाली बात बोली कि भैया हमारा जो प्रॉफिट है ना, हमारा जो प्रॉफिट है ना, वो हमारा प्रॉफिट जो है क्या हो जाता है, बेसिकली द क्या बोलते हैं, हाइयर जो चल रहा था वो लोअर पे पहुंच जाएगा, हाइयर जो चल रहा था वो लोअर पे पहुंच जाएगा, अगर हमने उनको ब्लॉक नहीं किया फ्रॉम दी एंट्री, अगर हमने उनको ब्लॉक नहीं किया फ्रॉम दी एंट्री। क्या इतनी बात आपको समझ आई? तो वो हम बोलते हैं कि भैया क्या लगा दो, क्या लगा दो, इनको ब्लॉक करने के लिए क्या लगा दो, इनको ब्लॉक करने के लिए क्या लगा दो, बैरियर्स लगा दो। क्या लगा दो? बैरियर्स लगा दो। तो हमारे हम क्या कहेंगे, भैया ऐसा है, इन लोगों को रास्ते में आने ही नहीं देना, इन लोगों के लिए क्या लगा दो बेटा, बैरियर लगा दो। अब अलग से ना ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है, व्हाट आर दी बैरियर्स, व्हाट आर दी बैरियर्स, यानी कि ऐसे कौन कौन से ब्लॉकेज पॉइंट है, ऐसे कौन कौन से ब्लॉकेज पॉइंट है जिनसे कि हम न्यू एंट्रेंट को आने से रोक सकते हैं। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे किसी न्यू एंट्रेंट को आने देना है तो दैट मीन्स आई एम द एग्जिस्टिंग पर्सन, यानी कि मैं अपना दबदबा बनाए हुए हूं। अगर मुझे अपना रुतबा बना के रखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, गेट लगाना पड़ेगा। अब उस गेट को हम कैसे कैसे लगा सकते हैं, हमने कहा भैया देखो ऐसी बात है, सबसे पहला पॉइंट है कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, कोई भी बंदा आता है ना, वो इतनी जल्दी, कई बार क्या होता है ना कि हमारी जो कंपनी होती है या हमारी जो इंडस्ट्री होती है ना, उसमें ना बड़ा ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। जैसे कि एयरलाइंस इंडस्ट्री, आप खुद सोचो, हम ना जैसे अब मैं पानी पीऊंगी, ये बिस्लरी है, पानी है, मैं कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ, मैं कुछ भी पी रही हूँ, मतलब मैं जो हूँ, अगर ऐसी चीजें खा रही पी रही हूँ, मैं रेस्टोरेंट में जा रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, मैं सोच सकती हूँ कि चलो एक काम करते हैं, पानी की फैक्ट्री लगा लेते हैं, चलो एक रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। बट ऐसा कोई बंदा क्यों नहीं सोचता कि चलो एक काम करता है, एक एयरलाइंस इंडस्ट्री को आज एक एयरलाइन कंपनी खोल देते हैं। कभी सुना है ऐसा? नहीं सुना ना। तो क्यों नहीं सुना? क्योंकि भैया एयरलाइंस इंडस्ट्री के अंदर आपको क्या चाहिए, आपको बहुत ज्यादा फंड्स चाहिए, आपको बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए। तो कैपिटल कैन एक्ट एज अ बैरियर फॉर दी न्यू एंट्रेंस। और इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अब हम कहते हैं कि भैया इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है कि आपने अपने लेवल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाकर आपने अपनी पर यूनिट कॉस्ट क्या कर ली, कम कर ली। अरे भैया एक बात बताओ, जो न्यू एंट्रेंट्स हैं उनके उनके सामान की जो डिमांड है वो इतनी है ही नहीं कि वो हायर लेवल पे क्या कर सके, हायर लेवल पे क्या कर सके, हायर लेवल पे प्रोडक्शन कर सके और पर यूनिट कॉस्ट को घटा सके। तो ये मजा कैसे लगी इकोनॉमीज ऑफ स्केल का? ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब एक बात मुझे बताओ, जब भी कोई इंसान नया आता है वो पहले ना जिस प्राइस पे सामान बिक रहा है उस प्राइस पर अपने आप को ले आए, वही बहुत बड़ी बात है। वो अपने प्रोडक्ट में जो है यूनिक फीचर कहां से लाके देगा? तो कस्टमर जो होता है ना वो ये ढूंढता है कि भैया हमारे को तो कुछ नया चाहिए, और नया सेम ऑलमोस्ट कंपीटिंग प्राइस पे लाना ना के बराबर मुश्किल होता है। नेक्स्ट इज स्विचिंग कॉस्ट। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ स्विचिंग कॉस्ट के बारे में। अब क्या हुआ, जैसे हमारा रिलायंस जियो था, ठीक है, अब जियो ने ना आने की कोशिश करी इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, और उसने क्या किया, यूजर्स को बोला कि भैया ऐसा है, मेरा तो जो ये प्लान है ना, मेरा तो जो ये प्लान है ना बेटा, ये 3 मंथ्स तक आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ ₹99 के अंदर। 3 महीने का आनंद लीजिए 99 रुपए के अंदर, ठीक है। अब सब लोग चाहते थे कि हम जियो ले ले, जियो ले ले, जियो ले ले, बट सब लोग ऑन दी अनदर हैंड ये भी कह रहे थे कि भैया जो मेरे नंबर है ना, जो मेरा फोन नंबर, लेट सपोज मेरा फोन नंबर है ये, ठीक है, दिस इज माई फोन नंबर, तो मेरा जो फोन नंबर है ये, अब ये नंबर बहुत सारे बच्चों के पास गया हुआ है, यही फोन नंबर मेरा बहुत सारे फैकल्टीज के पास गया हुआ है, यही फोन नंबर मेरा बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे गया हुआ है, तो मैं मेरे नंबर को चेंज नहीं करना चाहती, मैं इसी नंबर को रिटेन रखना चाहती हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम द वोडाफोन
फ्रॉम द वोडाफोन मुझे क्या करना पड़ेगा, स्विच करना पड़ेगा टू जियो। अब क्या हुआ, वोडाफोन जो कि एग्जिस्टिंग प्लेयर था उसने क्या बोला कि बेटा ठीक है जियो ने स्कीम निकाली ना, बट हम भी नहीं आने देंगे उसको। तो वोडा ने क्या किया, क्या लगा दी, स्विचिंग कॉस्ट। क्या लगा दी, स्विचिंग कॉस्ट। यानी कि अगर आप वोडा से जियो में स्विच करते हैं तो यू हैव टू पे रुपी, लेट सपोज 1000 की स्विचिंग कॉस्ट है जी, ये तो आपको ही पे करनी पड़ेगी। तो अब कस्टमर क्या कहेगा, इतने का फायदा मुझे वहां पे नहीं हो रहा जितने रुपए मुझे यहाँ पे देने पड़ रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में फिर कस्टमर 10 बारी सोचता है। तो दिस वाज द बेस्ट एग्जांपल एज गिवन बाय दी वोडाफोन। तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग कंपनीज ने क्या किया था, वोडाफोन, एयरटेल वगैरह ने, कि उन्होंने स्विचिंग कॉस्ट करना चालू कर दिया। ये क्या बन गया, एज अ बैरियर। नेक्स्ट इज ब्रांड आइडेंटिटी। ऑब्वियसली बात है, हम लोग ना जब भी कोई नया आता है तो हम ये नए पे विश्वास नहीं करते हैं, हम पुराने पे ज्यादा विश्वास करते हैं, बिकॉज उनका ऑलरेडी एक ब्रांड होता है। आज भी अगर हम स्वेटर पहनना चाहें तो हम मॉन्टे कार्लो के बारे में सोचते हैं, बिकॉज उसने एक ब्रांड खड़ा किया है। कोई भी नया ब्रांड अगर स्वेटर बनाता है तो हम उस पर इतना ज्यादा रिलाई नहीं करते हैं। दैट इज अ ब्रांड आइडेंटिटी, अगेन एक्टिंग एज अ बैरियर्स फॉर द न्यू इंडस्ट्री, फॉर द इंडस्ट्री। एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, इसको समझेंगे। अब जैसे मान लो आपको पता है पेप्सी एंड कोला जो है हमारी, पेप्सी एंड कोका कोला जो है हमारी, वो बेसिकली दे फाइट फॉर द सेम बायर्स, दे फाइट फॉर द सेम बायर्स। अब देखो क्या है कि इन चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर टू कस्टमर। तो क्या होता है कि कस्टमर तक पहुंचने के लिए ये जो सप्लाई चेन है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है ना, इसमें अपने प्रोडक्ट को डालना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को डालना पड़ेगा। तो क्या है कि अब अगर इंडस्ट्री के अंदर ये दोनों ऑलरेडी कंपीटिंग है, अब थर्ड कोई इंसान और आ जाए, मान ले जोल्टा, जाल्टा करके कंपनी है, वो आई। अब जाल्टा कह रही है कि भैया पेप्सी कोला ने ऑलरेडी जो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में हर एक सप्लायर के पास वही है, हर एक रिटेलर के पास वही रखा हुआ है। तो भैया मैं कहां से जाऊं, जो बेचना चाहता है वो पेप्सी कोला को बेचना चाहता है, कस्टमर मांग रहा है पेप्सी कोला मांग रहा है, जाल्टा अपना स्पेस कहां से बनाए। तो न्यू एंट्रेंट्स के लिए डिफिकल्ट हो जाता है टू एक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, बिकॉज एग्जिस्टिंग वाले उनको एंट्री नहीं करने देते। इज दैट क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है पॉसिबिलिटी ऑफ द एग्रेसिव रिटालिएशन, इसको समझिए। पॉसिबिलिटी ऑफ द अग्रेसिव रिटालिएशन। अब देखो क्या होता है, अग्रेसिव का मतलब समझते हो, हाई लेवल, बिल्कुल। रिटालिएशन क्या होता है, कभी कभी ना लोगों को ना प्रताड़ित किया जाता है, अग्रेसिव रिटालिएट किया जाता है। अगर तुमने ऐसा किया ना फिर देखना, अगर तुमने ऐसा किया ना फिर देखना, देयर इज अ काइंड ऑफ एग्रेसिव रिटालिएशन, रिटालिएट करते हैं एक तरीके से कि भैया ऐसा किया ना तो देखना। आज के टाइम पे देखो हम एक प्लेटफॉर्म पे रहते हैं, फिर उसके बाद दूसरे प्लेटफॉर्म पे जब शिफ्ट करते हैं ना कहीं पॉलिसीज जो होती है वो एग्रेसिवली फॉलो की जाती हैं। तो आसान नहीं होता कहीं पर भी न्यू एंटर कर जाना। आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो आउट ऑफ द 5 बैरियर्स हमने सबसे पहला कौन सा कर लिया, न्यू एंट्रेंट कर लिया। आउट ऑफ द 5 बैरियर क्या कर लिया, न्यू एंट्रेंट कर लिया। कि भैया ऐसा है, एग्जिस्टिंग वालों को अगर अपना दबदबा बना के रखना है, अगर एग्जिस्टिंग वालों को अपना दबदबा बना के रखना है तो उनको ये बैरियर्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स एंड बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। तो देखेंगे बार्गेनिंग बायर ऑफ दी बायर्स। अब ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, ध्यान से। तो बार्गेनिंग पावर ऑफ दी बायर्स जो है ना, ये कब आता है, ये कब आता है। अब देखो समझो मेरी बात, ध्यान से देखो, ये क्या है, ये है बेटा जी, ये है बेटा जी सप्लायर्स, एंड ये है बेटा जी बायर्स। ठीक है, अब देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, ये लोग क्या कर रहे हैं, शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। समझते हैं जैसे कि जो ये बायर्स है ना, ये लड़कियां हैं, ये लड़कियां जो है शॉपिंग करने के लिए जा रही हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, लड़कियां शॉपिंग करने के लिए जा रही हैं तो ये बार्गेन नहीं करेंगी तो क्या करेंगी, ये बार्गेन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। बायर हमेशा क्या चाहता है, कम से कम पैसे देना चाहता है। क्या करना चाहता है, कम से कम पैसे देना चाहता है, इसलिए वो क्या करता है, बार्गेन करता है। ठीक है, अब क्योंकि ये बार्गेन करता है तो हमारे क्या करना पड़ता है, लोअर प्राइस पे गुड्स देना पड़ता है। ये भी क्या हो गई, दिक्कत वाली बात हो गई, यानी कि थ्रेट हो गया। अब समझते हैं ध्यान से, अभी जो बायर्स है ना इनके बारे में जानते हैं। इनकी ना आपको मैं ना मेंटालिटी बताती हूँ, जरा सुनिएगा ध्यान से। ये जो है ना, जब शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं ना, पता क्या कह रहे हैं, सुनो। इस लड़की ने इस एक दुकान पे टॉप देखा, एक कहता कितने भैया कितने का दिया, कहता भैया बोलते हैं 200 रुपए का दिया। कहती है कहती है नहीं,
मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। दूसरी शॉप पे जाती है, भैया कितने का दिया? उन्होंने बोला 200 रुपीज। कहती है हाँ भाई रहने दो भैया, पिछली दुकान पे तो 100 रुपए का दे रहे थे, आप हमें 200 का दे रही हैं, जबकि पिछली दुकान वाला 200 का ही दे रहा था। बट वो पता है क्या कहती है? ऐसा भैया हमें सब पता है, ठीक है, वी हैव द फुल नॉलेज, ये सब 100 रुपए का ही मिलता है, मैं तो पिछली बार भी लेके गई थी तब भी 100 का ही मिला था। सो नाउ इफ द बायर्स इज ऑफ दी full knowledge, if the buyers is having the full knowledge about the products, तो क्या होता है, they start bargaining है ना, and they do a kind of pressure on us, ये हम पे एक प्रेशर की तरीके से आता है। ओके और ये लड़कियां क्या कहती हैं, भैया भैया क्या है, ऐसा है आप हमें ना सिखाइए, ठीक है, हमारा रोज का काम है शो परचेज करने का, जितने मतलब आपने सोचा भी होने होगा ना, उससे ज्यादा तो हमारे घर पे ना गारमेंट्स रखे हुए हैं, इतने टॉप है मेरे पास में, इतनी तो ड्रेसेस है मेरे पास में, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। सो दीज बायर्स दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन परचेजिंग दोज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, तो इनके ना भाव बढ़ जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब जैसे मान लो इस वाले सप्लायर ने 200 रुपए बोले थे ना, तो ये जो बायर थी ये शिफ्ट हो गई, यहां से यहां आ गई, ठीक है। अब मान लो इस बायर ने भी बोल दिया कि नहीं मैं तो 200 का ही दूंगा, मैं 100 का नहीं दे रहा, तो ये जो है ना ये छोड़ के चलती बनेगी। क्यों? क्योंकि द प्रोडक्ट इज नॉट क्रिटिकल, यानी कि अगर इसको टॉप नहीं मिलेगा तो ये मर नहीं जाएगी, इसको टेंशन नहीं होगी, बिकॉज इसको पता है इसके पास बहुत सारे हैं। तो अगर ये जो प्रोडक्ट है क्रिटिकल जब तक नहीं बनेगा तब तक ये बार्गेन करना नहीं छोड़ेंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमने बोला बायर्स आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन द सप्लायर्स। अब आपको तो पता ही है ना आजकल क्या चलता है, जब भी हम शॉपिंग करने के लिए जाते हैं ना तो हम ना झुंड में जाते हैं। अब जब झुंड में जाते हैं ना, जब ये सारे लोग झुंड में जाती है, लड़कियां सब झुंड में जाती है ना, तो ये कहती है भैया ऐसा है हम ना सब, आप अगर हमें सही रेट लगाओगे ना हम सब लोग मिलके बहुत कुछ शॉपिंग कर लेंगे, ध्यान से सही सही रेट लगा दीजिए। तो क्या होता है, बायर्स आर मोर कॉन्फिडेंट देन दी सप्लायर्स। सो दिस इज द सेकेंड थ्रेट फॉर दी कंपनी which is being posted by the buyer. I hope you get it right. नेक्स्ट थ्रेट इज बार्गेनिंग पावर ऑफ दी सप्लायर। अब देखो सप्लायर्स भी क्या करते हैं, देखो बार्गेन करते हैं। अब देखो कैसे करते हैं, मैं एग्जांपल लेती हूँ। दिस इज अ डॉक्टर, दिस पर्सन इज डॉक्टर, ठीक है, और दिस इज अ पेशेंट, दिस इज अ पेशेंट, ठीक है। अब जो ये पेशेंट है ना पी, ये जो पेशेंट है ना, ये पेशेंट जो है, इस पेशेंट को ना बेटा क्या है, इस पेशेंट को इसी डॉक्टर की क्या लगती है, दवाई लगती है। इस डॉक्टर की फीस थी बेटा 300 रुपीज पर विजिट, कितनी? 300 रुपए पर विजिट था। अब इस डॉक्टर ने फीस कर दी 400 पर विजिट। तो ये पेशेंट क्योंकि इसको इसी की दवाई लगती है ना, ये अब भी 400 रुपए दे के दवाई लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि द प्रोडक्ट इज क्रूशियल टू द बायर। ये नहीं कि पिछली बार की तरह नहीं मिला टॉप तो कोई बात नहीं, द प्रोडक्ट इज क्रूशियल, अगर वो उसकी दवाई नहीं खाएगा तो उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। एंड द सब्स्टिट्यूट इज नॉट अवेलेबल, यानी कि अब जो डॉक्टर है ना, इस डॉक्टर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कहने को तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बट इसको दवाई इसी की लगती है ना, ये पेशेंट की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे सप्लायर जो है, यानी कि जो डॉक्टर है ना, ये अपने मन मर्जी का काम करेगा। क्या करेगा? अपनी मन मर्जी का काम करेगा। तो अगर मान लो मैं पेशेंट की जगह, मान लो मैं हूं एक होलसेलर और ये है बेटा बेसिकली मैन्युफैक्चरर, मैं इससे माल लेती हूँ और आगे जाके मैं इससे माल लेती हूँ, आगे जाके सप्लाई करती हूँ। अब सोचो सेम चीज वहां पर अगर हो रही है तो ये अपनी मनमानी करेगा कि नहीं करेगा? तो दैट इज अ पॉइंट अबाउट दी बार्गेनिंग पावर ऑफ दी सप्लायर। आई होप यू गॉट द पॉइंट राइट। चलिए तो कितने पॉइंट्स हो गए हमारे? सबसे पहले वो हमारा न्यू एंट्रेंट से थ्रेट आ रहा है, फिर उसके बाद बायर से थ्रेट आ रहा है, और उसके बाद सप्लायर से भी थ्रेट आ रहा है, यानी कि ऊपर से भी थ्रेट और भैया नीचे से भी थ्रेट। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे आते हैं हमारे नेक्स्ट 2 पॉइंट्स व्हिच इज द राइवलरी अमंग्स द करंट प्लेयर्स, जो हमारे एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं वो, एंड नेक्स्ट इज अ राइवलरी फ्रॉम द सब्स्टिट्यूट। सो बिफोर मूविंग अहेड ना, मैं चाहती हूं कि मैं आपको ना एक चीज समझा दूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द राइवल प्रोडक्ट्स एंड द सब्स्टिट्यूट्स। मैं चाहती हूं कि मैं आपको ये बता दूं बेटा, ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनेगा। आपने बचपन में एग्जाम्पल बखूबी पढ़ रखा है, टी एंड कॉफी आर सब्स्टिट्यूट्स, टी एंड कॉफी आर सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है, ओके। एंड मैं आपको बता दूं कि सब्स्टिट्यूट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि वो अल्टीमेटली बायर की जो नीड होती है उसको फुलफिल कर देते हैं, कि जो मुझे बेसिकली जो मेरा ऑब्जेक्टिव है ना वो फुलफिल हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर राइवल प्रोडक्ट्स का क्या मतलब होगा? जैसे कि मान लो टी इंडस्ट्री के बहुत सारे प्लेयर्स, जैसे कि टाटा टी,
टाटा टी, जैसे कि रेड लेबल, रेड लेबल। तो ये सब क्या है बेटा, ये है आपस में राइवल प्रोडक्ट, दोस हैविंग नो द काइंड ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट। ओके, ना मैं यहाँ पे आपको क्या समझाना चाहती हूँ, मैं किस चीज की वजह से मैंने इसका उठाया है पॉइंट, वो समझेंगे तो देखेंगे। एक बच्चा है, एक बच्चा कहता है कि मैंने अपनी पॉकेट मनी को जोड़ा है, और मैंने इस पॉकेट मनी को जोड़ के ना बेटा मैंने इकट्ठे किए हैं, लेट सपोज 10,000 रुपीज। ठीक है, मैंने पॉकेट मनी को जोड़ के इकट्ठा किया 10,000 रुपीज। ओके, अब ध्यान से सुनेंगे, मैं इस 10,000 से एक ट्रिप पे जा सकता हूँ। लेट सपोज उसका मन करे नैनीताल जाने का, तो वो नैनीताल जा सकता है। ठीक है, नैनीताल जा सकता है, या फिर वो इस पैसों की एफडी करा सकता है इन द बैंक। तो पैसा क्या है, ये रहा पैसा। तो ट्रिप ट्रिप गोइंग टू नैनीताल एंड डिपॉजिटिंग द मनी इनटू द एफडी आर दी सब्स्टिट्यूट्स। यानी जरूरी नहीं कि जैसे आपने याद किया ना टी एंड कॉफी, ऐसा ही आपको मिले। सब्स्टिट्यूट्स का मतलब ये नहीं है, बेसिक सब्स्टिट्यूट्स का मतलब है डाइवर्जिंग आउट फ्रॉम द सेम पीस। ओके, फ्रॉम द सेम पीस। ना राइवल का मतलब क्या है, राइवल का मतलब क्या है, अब जैसे मान लो ये एफडी कराने के लिए, ये एफडी चाहता है कराने के लिए, ही वांट्स टू डू द एफडी। तो अब एफडी में दिस इज द राइवल प्रोडक्ट्स, जैसे कि एफडी कराता है, लेट सपोज एसबीआई बैंक में कराए या कोटक बैंक में कराए। Is it clear? So you have to understand the difference between the rival products and the substitutes. I hope this thing is clear. चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं अबाउट द फोर्थ फोर्स विच इज द राइवलरी अमंग्स द करंट प्लेयर्स। यानी कि अगर मैं चाय बेच रही हूं तो सामने वाला भी चाय बेच रहा है, मैं कॉफी बेच रही हूं तो सामने वाला भी क्या कर रहा है, कॉफी बेच रहा है। तो हम ये कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये जो है ये हमारा इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में ये हमारे एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं। ठीक है, ये सब लोग चाय बेच रहे हैं, बट अगर मान लो ये अब इंडस्ट्री बन जाती है और इस इंडस्ट्री में क्या होते हैं, ये नंबर ऑफ प्लेयर्स धीरे करके बढ़ते रहते हैं, ये देखिए, तो क्या होगा, धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी लो हो जाएगी। जितने ज्यादा लोग आते जाएंगे उतनी कम प्रॉफिटेबिलिटी होती जाएगी। तो हम हमेशा कहते हैं कि जो हमारे जितनी ज्यादा हमारे पास कॉम्पिटिटर्स होते हैं उतनी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी घटती जाती है। इतनी बात समझ आई? आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू, राइट। और इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताया आपको कि कब कब जो होता है हमारी इंडस्ट्री से प्रॉफिटेबिलिटी घटती रहती है, जब इंडस्ट्री के पास कोई क्लियर लीडर नहीं होता, और जैसे कॉम्पिटिटर्स अगर प्रॉफिटेबिलिटी को हाई कॉस्ट पे रखते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, इस चीज को इफेक्ट आउट कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री को स्लो ग्रोथ जो होती है वो भी इफेक्ट करती है। सो दीज आर दी पॉइंट्स विच आर देयर इन द राइवलरी अमंग द करंट प्लेयर्स। आगे चलते हैं, थ्रेड्स फ्रॉम दी सब्स्टिट्यूट्स। तो ये तो बहुत ही आसान है, ऑब्वियसली इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी क्या होगी, धीरे करके हमारी इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट होगी। जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स होंगे उतनी कम प्रॉफिटेबिलिटी हो जाएगी। तो हम क्या कहते हैं कि भैया सब्स्टिट्यूट से भी हमारे को क्या है, थ्रेड्स है। सो देयर आर टोटल 5 फोर्सेस, न्यू एंट्रेंट्स, bargaining power of buyer, bargaining power of supplier, and then threat from the substitutes and the rivalry forms as well. So I hope this thing is clear to you. तो हमने जो है बेटा जी क्या कंप्लीट किया है अभी, आउट ऑफ दी 2 पार्ट्स हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया है, वी हैव डन विद द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक। So we have done with the part number 1 of this chapter, which is the Michael Porter की 5 forces. ओके चलिए, तो अब चलते हैं जेनेरिक स्ट्रैटेजीज पर। तो माइकल पोर्टर ने पता क्या कहा, माइकल पोर्टर ने कहा कि बेटा बात ऐसी है, तुम चाहे छोटे से ऑर्गेनाइजेशन हो, तुम चाहे बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो, तुम चाहे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, और तुम चाहे नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली मैं कह रहा हूं कि कोई से टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, तुम जो हो ये 3 स्ट्रैटेजीज जो है इनको लगा सकते हो, इन तीनों को लगा सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जो ये 3 स्ट्रेटेजीज है बेटा,
ये 3 स्ट्रेटेजीज ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और इनको बोला गया बेटा जी जेनेरिक स्ट्रेटेजीज। क्या बोला गया? जेनेरिक स्ट्रेटेजीज। जेनेरिक का मतलब है दे कैन बी परस्यूड बाय एनी टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसको कोई भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन लगा सकता है। तो जेनेरिक का मतलब क्या होता है? जनरल। क्या मतलब होता है? जेनेरिक का मतलब होता है जनरल। इतनी बात आपको समझ आई? चलिए, ओके। नाउ ये जो एज सजेस्टेड बाय माइकल पोर्टर, माइकल पोर्टर ने क्या बोला कि देखो आप क्या कर सकते हो, आप ना ये 3 स्ट्रेटजी लगा के अपना धंधा कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? ये 3 स्ट्रेटजीज लगा के अपना काम कर सकते हो। कौन कौन सी? पहली है कॉस्ट लीडरशिप, दूसरी है डिफरेंशिएशन, एंड तीसरी है फोकस। सो कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस। ओके, आप लोगों ने इसको पढ़ ही रखा होगा अपने रेगुलर सीरीज में। चलिए मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताती हूँ जो आपको आंसर को लिखने में बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेंगी। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। तो कॉस्ट लीडरशिप में क्या करते हैं हम? कॉस्ट लीडरशिप के अंदर बेटा जी हम ये कहते हैं कि हम ना लीडरशिप अटेन करना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं? लीडरशिप को अटेन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा दबदबा बना रहे, हमारा नाम हो जाए। और हमारा नाम किस बेसिस पर हो जाए? हमारा नाम तो जो है वो हो जाए कि भैया हम तो सबसे सस्ते पे माल बेचते हैं। हमारा माल तो क्या होता है? सबसे सस्ता होता है। तो कॉस्ट लीडरशिप के अंदर क्या होता है? कॉस्ट लीडरशिप के अंदर क्या होता है कि हम जो है अपनी कॉस्टिंग को कम करते हैं ताकि हमारी सेलिंग प्राइस कम हो जाए। ठीक है, अब एक बात मुझे बताओ, अगर आपको कॉस्ट कम रखनी है तो आप कैसा प्रोडक्ट बनाओगे? एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनाओगे ना। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि आप जो है क्या करोगे? जैसे बचपन में मम्मी पापा क्या करते थे, मम्मी पापा से पूछना जाके कि थान आती, थान, वो थान लेके आए, उस थान में से सबके कपड़े बना दिए। भैया एक काम कर, इसका भी एक फ्रॉक सिल दे, इसका भी एक फ्रॉक सिल दे, इसका भी एक फ्रॉक सिल दे, इसका भी, इसी थान में से। घर में 5 लड़कियां हैं ना, 500 की 500 का उसे थान में से कपड़े सिलवा दिए। क्यों? क्योंकि उससे कॉस्टिंग कम आती थी। राइट। सो यहाँ पर अगर हमें अपनी कॉस्ट कम करनी है तो हम एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनाते हैं। हम क्या बनाते हैं? स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनाते हैं। इज दैट क्लियर? ओके। और उसको फिर क्या करते हैं? सेल करते हैं एट अ वेरी लो प्राइस। क्या करते हैं? सेल करते हैं एट अ वेरी लो प्राइस। ठीक है, जबकि डिफरेंशिएशन के अंदर, डिफरेंशिएशन के अंदर एज द नेम सजेस्ट डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंस आना चाहिए दूसरों के। यानी कि देखो अब ऐसा है, अगर एक थान में से सारे के सारे लोग जो है ना फ्रॉक्स बनवाएंगे तो सब सेम लगेंगे। बट आज के जमाने में क्या है, हमें तो ना, मुझे तो मम्मी अलग पहनना है, मुझे नहीं पहनना ये जो ये पहन रही है, मुझे तो अलग पहनना है। these kinds of habits are being developed right now in the people, amongst the people, so that's why we have to actually satisfy the need of those people जो कि कुछ डिफरेंट फीचर्स चाहते हैं। तो मैंने कहा भैया ऐसा है, मैं तो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट जो है ना यूज नहीं करने वाली। भैया मुझे तो ना ऐसा कपड़ा दिखा जो कि ना क्या हो, डिफरेंट हो, जो कि क्या हो, डिफरेंट हो, क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, तो हमने कहा भैया डिफरेंट हो का मतलब उसमें क्या हो? कहते भैया ऐसा हो, जो टी शर्ट है ना, उस टी शर्ट के अंदर ना मुझे चाहिए कि यहाँ पे ना उसके बटन्स जो है ना ऐसे लगे हो, उसमें यहाँ पर ना ऐसे करके एम्ब्रॉयडरी हो। ठीक है, और यहाँ पे नेक लाइन ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। मैंने ना कुछ स्पेशल मानना चालू कर दिया। तो अगर मैं कुछ क्या मांग रही हूँ, यूनिक फीचर मांग रही हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है, तो मुझसे पैसे भी कैसे चार्ज किए जाएंगे? थोड़े एक्स्ट्रा चार्ज किए जाएंगे। यानी कि आई हैव टू पे द प्रीमियम प्राइसेस। प्रीमियम प्राइसेस आपने बचपन में पढ़ा था ना, शेयर का प्राइस था 10, बट हम उसे कितने पे बेच रहे हैं? 12 पे। तो दैट वॉज ए प्रीमियम प्राइस। तो सेम वे यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी हमें प्रीमियम प्राइस चार्ज करना पड़ता है टू गेट दी यूनिक प्रोडक्ट, क्या इतनी बात आपको समझ आई? चलिए अब एक और चीज के बारे में बात करते हैं। अब देखो बात ऐसी है कि जैसे ही, सुनेंगे ध्यान से, जैसे ही बात करते हैं हम स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट की, तो यहाँ पे जो हमारा बायर होता है ना, यहाँ पर जो बायर होता है, हम ऐसे बायर को ट्रैप में लेके आते हैं जिसको कि ना प्राइस से बड़ा ही फर्क पड़ता है। ठीक है, और उसको कहते हैं कि भैया ऐसा है, तुमने हल्का सा प्राइस बढ़ाया और मैं तो खिसक लूंगा। जैसे कि एग्जाम्पल, ये एक बायर है,
ये एक बायर है, इसको ना पानी पीना था। ये पानी पीने के लिए दुकान पे जाता है, कहता बॉटल ले दो, ठीक है। इसने बोला, दुकानदार ने बोला कि बेटा देखो, एक तो ये है बिस्लरी, ठीक है, ये आपको मिलेगी 20 रुपए की, ठीक है, और ये है टिस्लरी, ये है टिस्लरी, या फिर ये है दूसरी कोई भी ब्रांड हो सकता है, वो ब्रांड का नाम बताता है और कहता है ये है 15 रुपए की, ठीक है, और बिस्लरी आपको पड़ेगी 20 रुपए की। अब जो ये बायर है ना, इसकी सोच मैं आपको बताती हूँ। ये बायर पता क्या कह रहा है, कह रहा है ऐसा है, पानी तो पीना है, पानी तो पीना है, और मिनरल वाटर तो हर किसी बॉटल के अंदर है, पैकेज वाटर तो हर एक है ना, 15 रुपए वाला भी पैकेज वाटर है और 20 रुपए वाला भी पैकेज वाटर है, तो भैया पानी तो पीना है, 15 वाला पी ले। कहता मुझे फर्क नहीं पड़ रहा ब्रांड ब्रूंड से, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे तो मतलब ये है कि मेरी नीड्स फुलफिल हो रही है, बात खत्म, बात खत्म, मुझे नहीं फर्क पड़ रहा। तो यहाँ पे बायर क्या करता है, प्राइस के बढ़ने पर क्या कर देता है, प्राइस के बढ़ने घटने पर शिफ्ट होने की कोशिश करता है, क्योंकि इसको मतलब कैसा है, पैसों से मतलब है। और यहाँ पर बायर का नेचर कैसा होता है, खुले मिजाज का बंदा है, ये खुले मिजाज का बंदा है, कहता है मैं दूंगा प्रीमियम प्राइस, मुझे इसमें हीरे मोती लगा के दे, हीरे मोती मैं ना चाहूं। चलो ओके, सो यहाँ पर वो कह रहा है मैं प्रीमियम प्राइस देने को रेडी हूं, बट आप मुझे कैसा प्रोडक्ट दे, यूनिक प्रोडक्ट है, मैं आपको प्रीमियम प्राइस देने को रेडी हूं, ठीक है। तो कहता है कि ठीक है, लाओ निकालो, निकालो पैसे। कहता है 10,000 रुपए लगेंगे आपको, मैं आपको ऐसा कुर्ता पजामा देने को रेडी हूं। तो यहाँ पर ये पर्सन क्या करेगा, 10,000 रुपए देने को रेडी हो जाएगा। अब ध्यान से मेरी बात एक और सुनेंगे। बट मैंने क्या किया, मैंने कहा ये बंदा पैसे देने को रेडी है, एक काम करते हैं, इसे 10,000 की जगह ना इससे बोलते हैं कि 1,00,000 रुपए लगेंगे। कितने लगेंगे बेटा, 1,00,000 रुपए लगेंगे, और आपको मैं ये बना के दे दूंगा। जैसे आप उसे 1,00,000 रुपए बोलोगे ना, तो बंदा पता क्या कहेगा, कह रहा पागल हो गया है क्या, सुना तो था ठीक है कि प्रीमियम प्राइस पे करना पड़ेगा, बट इतना भी नहीं ना कि तो मुझे खा ही जाए कच्चे को। यानी कि जो ये बायर है ना, ये प्राइस पे करने को तो रेडी है, बट इतना प्राइस पे करने को भी रेडी नहीं है कि भैया ये बायर का सर ही घूम जाए। यानी कि ये बायर कैसा है बेटा, ये बायर ऐसा है जो कि हल्का फुल्का इंक्रीमेंट बर्दाश्त कर लेगा, बट ज्यादा इंक्रीमेंट बर्दाश्त नहीं करेगा। तो बेटा सुनो, जो बायर प्राइस के बढ़ने और घटने पर क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं प्राइस सेंसिटिव बायर। क्या बोलते हैं, प्राइस सेंसिटिव बायर, प्राइस सेंसिटिव बायर, ठीक है। और ये बायर जो है कैसा बायर है, प्राइस सेंसिटिव बायर है। बट जो यहाँ का बायर है ना, जो यहाँ का बायर है जो कि 10,000 रुपए देने को रेडी है, ये कैसा है, प्राइस इनसेंसिटिव बायर। ये कैसा बायर है, प्राइस इनसेंसिटिव बायर। कैसा बायर है बेटा, प्राइस इनसेंसिटिव बायर, ठीक है। अब मैंने आपको कहा कि 10,000 रुपए तक देने को तो रेडी है, बट ये 1,00,000 रुपए देने को रेडी नहीं है। क्योंकि ये 1,00,000 रुपए देने को रेडी नहीं है, इसीलिए कैसा बायर है, रिलेटिवली प्राइस इनसेंसिटिव। रिलेटिवली वर्ड आगे लगाना पड़ेगा, रिलेटिवली, यानी कि इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा एक्स्ट्रा दे देगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि 1,00,000 रुपए निकाल देगा। तो क्या इतनी बात समझ आई, चलिए तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं फ्रॉम दैट पीपीटी। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इन द कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी व्हाट वी से इन द कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी द प्रोडक्ट्स आर स्टैंडर्डाइज्ड इन नेचर, उनको सोल्व किया जाता है बहुत कम प्राइस पे, और ऐसे कस्टमर्स को टारगेट किया जाता है जो कैसे होते हैं, प्राइस सेंसिटिव। कैसे होते हैं, प्राइस सेंसिटिव। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, डिफरेंशिएशन में हम यूनिक प्रोडक्ट्स देते हैं और उनसे क्या चार्ज करते हैं, लिख लीजिए बेटा यहाँ पर, उनसे क्या चार्ज करते हैं बेटा, प्रीमियम प्राइस। लिख लीजिए यहाँ पर, प्रीमियम प्राइस। एंड कैसे बायर्स को टारगेट करते हैं, जो कैसे होते हैं, प्राइस इनसेंसिटिव बायर्स। कैसे होते हैं, प्राइस इनसेंसिटिव बायर्स। बट क्या आप इतने इनसेंसिटिव है कि 1,00,000 दे देंगे, नहीं। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे रिलेटिवली प्राइस इनसेंसिटिव। रिलेटिवली का महत्व कितना ज्यादा है, देखो यहाँ पर अगर मान लो आपने रिलेटिवली वर्ड नहीं लिखा ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि बायर 1,00,000 रुपए तक देने को रेडी है, ऐसा नहीं है। रिलेटिवली यानी कि उसके कंपैरिजन में थोड़ा प्रीमियम प्राइस देने को रेडी
है। आई थिंक सो कि आपको समझ में आया होगा। तो हमने कितनी स्ट्रेटजीज करी अभी जेनरिक में? 2 स्ट्रेटजीज करी, कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखो मैं आपको ना एक चीज बताती हूँ, एग्जाम में ना इस वाले चैप्टर से ना क्या आती है, केस स्टडीज आती हैं, तो आपको ना थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू द केस स्टडीज। मैं आपको जो आगे बताने के लिए जा रही हूँ ना, आपके ना ही सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, बल्कि आपको ना फ्रूटफुल रहेगा इन केस ऑफ सॉल्विंग द केस स्टडीज। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। जब हम बात करते हैं ना बेटा जी, नो चाहे तो कॉस्ट लीडरशिप की, ठीक है, या फिर हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की, या फिर हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की, दोनों ही केस में ना हम हमेशा कहते हैं वी से एज अ ब्रॉड मार्केट, वी से एज अ ब्रॉड मार्केट। ब्रॉड मार्केट का मतलब क्या है? ब्रॉड मार्केट का मतलब है हम बात करते हैं मार्केट एज अ होल, यानी कि हम सबकी बात करते हैं, पूरे मार्केट की बात करते हैं। वी कैप्चर द ब्रॉड मार्केट, वी कैप्चर द ब्रॉड मार्केट। बट लेट सपोज कि हम पूरी मार्केट को कैप्चर नहीं करना चाहते, हम ब्रॉड मार्केट की बात नहीं करना चाहते, हम बात करना चाहते हैं नैरो मार्केट की, हम बात करना चाहते हैं नैरो मार्केट की। तो जब हम नैरो मार्केट की बात करते हैं, यानी कि वी विल बी रेफरिंग टू अ स्मॉलर सेक्शन ऑफ पीपल, will be referring to a smaller section of people। तो वहां पर क्या आता है बेटा जी? वहां पर आता है आपका फोकस स्ट्रेटजी। क्या आता है आपका? फोकस स्ट्रेटजी। क्या आता है आपका? फोकस स्ट्रेटजी। फोकस वर्ड से याद आ रहा हो ना, समझ लो आप फोकस कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? फोकस कर रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनेंगे, क्या हुआ, क्या हुआ सुनेंगे, क्या हुआ, मेरी कंपनी है, उस कंपनी का नाम है सोनाटा, सोनाला, ठीक है, क्या नाम है? सोनाला, ठीक है, इस कंपनी का नाम क्या है? सोनारा। और हमारी कंपनी क्या प्रोड्यूस करने वाली है? कोला, कोला। मेरी कंपनी क्या प्रोड्यूस करने वाली है बेटा? कोला। मेरी कंपनी क्या प्रोड्यूस करने वाली है? कोला, ठीक है, हम कोका कोला बनाने वाले हैं, ठीक है। बट कैसा कोला बनाने वाले हैं? हमने कहा हम बनाने वाले हैं डाइट कोला, डाइट कोला, डाइट कोला। एंड डाइट कोला हम बनाएंगे फॉर दोज पीपल जिनको क्या होती है? डायबिटीज होती है, जिनको क्या होती है? डायबिटीज होती है, जिनको क्या होती है? डायबिटीज होती है। हम ना उसके अंदर शुगर फ्री इस्तेमाल करने वाले हैं और हम बनाने वाले हैं डाइट कोला। तो बताओ मैंने क्या किया? पूरे सारे लोगों पे मैंने फोकस नहीं किया, राइट। मैंने किस पे फोकस किया? सिर्फ उन लोगों पर जिनको क्या है बेटा? डायबिटीज है, जिनको क्या है बेटा? डायबिटीज है। तो अगर मैं स्मॉलर सेक्शन ऑफ पीपल को क्या करती हूँ? टारगेट करती हूँ, तो उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं नैरो मार्केट में ध्यान लगाकर काम करना, यानी कि फोकस स्ट्रैटेजी। मैं क्या करती हूँ? फोकस लगाती हूँ स्मॉलर सेक्शन ऑफ दी पीपल के ऊपर। क्या इतनी बात आपको समझ आई? चलिए जरा देखते हैं क्या हमने यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है। फोकस स्ट्रेटजी को लेके देख लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू द फोकस स्ट्रेटजी, तो हमने कहा फोकस स्ट्रेटजी को लेकर कि ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विस बनाते हैं जो कि क्या करता है? इट सर्व द नीड ऑफ द स्मॉलर ग्रुप ऑफ द कस्टमर्स। क्या इतनी बात आपको समझ आ गई? तो आई होप आपको समझ आया होगा कि जब हम स्मॉलर ग्रुप के ऊपर क्या करते हैं? फोकस करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? फोकस स्ट्रेटजी। अब जैसे मान लो मैं आपको बताती हूँ, जैसे विराट कोहली जी हैं। अरे भैया विराट कोहली जो है नो नो द पर्सन इज वेरी अ वेरी बिग क्रिकेटर, नो। तो वो आपके और हमारी तरह बिस्लरी के ऊपर फाइट नहीं करेगा कि 15 रुपए का नॉर्मल पानी, बिस्लरी का 20 रुपए का पानी, ये वो। डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन के अंदर मान लो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं द माउंटेन वाटर, ठीक है। अब जो ये विराट कोहली है ना, ये विराट कोहली पता क्या कहता है? विराट कोहली कहता है कौन सा बिस्लरी, कौन सा माउंटेन वाटर, मेरा तो आता है अलग से, क्या? काला पानी। पता है ना आपको कितना फेमस हुआ? विराट कोहली का पानी ना बहुत ही अलग पानी है, उसको काला पानी कहते हैं, वो पीता है वो बंदा। तो ये क्या है? अब जो काला पानी मैन्युफैक्चर कर रहा होगा ना, वो कंपनी इज फॉलोइंग अ फोकस स्ट्रेटजी, वो स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल पे फोकस कर रहा है, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें, बढ़िया है, ठीक है। अब बीएमडब्ल्यू है, हर एक इंसान बीएमडब्ल्यू नहीं खरीदता ना, तो बीएमडब्ल्यू जो मैन्युफैक्चर करता है ना, वो स्मॉलर सेक्शन पे करता है, ठीक है। चलिए, सो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस क्या है। मैं अगेन आपको एक बात जो पते की है वो बता देती हूँ। यहाँ पर दोनों जगह क्या लग रहा है? ब्रॉड मार्केट लग रहा है, और यहाँ पर क्या लग रहा है? नैरो मार्केट लग रहा है, नैरो मार्केट लग रहा है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। चलिए तो अब हम एक एक करके इसको पढ़ लेते हैं यहाँ से। आई होप दिस थिंग इज विल बिकम वेरी इजी ना।
चलिए, तो जो हमने पढ़ा है ना बस उसको हम देखने वाले हैं। यहाँ पर सारी चीजें आसान तरीके से हो जाएंगी एंड आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई दिक्कत आने वाली है। तो कर लेते हैं इसको यहाँ से ये। तो इट इन्वॉल्व्स प्रोड्यूसिंग अ स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट देता है, क्यों भैया? क्योंकि अगर हम सबकी ख्वाहिशें पूरी करते रहेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे कमाएगी? एट अ वेरी लो कॉस्ट, टारगेटिंग प्राइस सेंसिटिव बायर। सेम चीज उसने रिपीट करी। उसने कहा ये स्ट्रेटेजी इफेक्टिव कब होती है? जब हमारे पास कैसे लोग हो? प्राइस सेंसिटिव बायर हो। अब भैया बायर खड़े ही विराट कोहली जैसे हैं, तो तुम क्या 15 रुपए और 20 रुपए की बात कर रहे हो? ठीक है। एंड बायर्स डू नॉट केयर मच अबाउट द ब्रांड। कहते पानी तो पीना है, डिस्टरी का दोगे, टिस्टरी का दो, सानू की। ओके। अब वो कहते हैं कि क्योंकि हमारे को लो कॉस्ट प्रोड्यूस करना है तो सब चीजें लो करनी पड़ेगी। ओवरहेड्स को भी लो करना पड़ेगा, वेस्ट को भी कम करना पड़ेगा, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल यानी कि एक के नीचे बहुत सारे लोगों को काम करवाना पड़ेगा ताकि कॉस्टिंग कम आए, और हमारे को बजट्स वगैरह भी अच्छी तरीके से बनाने पड़ेंगे, वरना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब इसमें हमें पढ़नी है बेटा जी 3 चीजें। क्या क्या चीजें पढ़नी है हमारे को? एक पढ़ने हैं एडवांटेजेस, एक पढ़ने हैं डिसएडवांटेजेस, एक पढ़ने हैं एडवांटेजेस, एक पढ़ने हैं डिसएडवांटेजेस, और एक पढ़ने हैं रिस्क। हमारी हर स्ट्रेटजी के अंदर यही होगा, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और रिस्क। ओके। चलिए, सो एडवांटेजेस की जब मैं बात करती हूँ, एडवांटेजेस की जब मैं बात करती हूँ तो हमारे को ना जो हमने अभी अभी माइकल पोर्टर की 5 फोर्सेस पढ़ी, तो आपको वो ध्यान में रख के इसके एडवांटेजेस करने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी में विद रिस्पेक्ट टू द न्यू एंट्रेंट। अब देखो ऑब्वियस सी बात है ना, जो एग्जिस्टिंग प्लेयर हैं वो अगर कम कॉस्ट में ऑलरेडी आप बना रहे हैं, तो नया बंदा कोई इंडस्ट्री में आएगा, वो मुझे नहीं लगता कि वो लो कॉस्ट पे बना पाएगा चीजें, नहीं लगता। तो उसकी एफिशिएंसी जो है इतनी नहीं आ पाएगी जितनी कि हमारी ऑलरेडी है। तो ये क्या है हमारे लिए, एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के लिए क्या है कि भैया हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। ओके। नेक्स्ट हमने कहा बायर्स। बायर को तो भैया सस्ते पे माल मिल रहा है ऑलरेडी, तो बायर क्या करेंगे भैया? वो तो प्रेफर करेंगे हमारे प्रोडक्ट को, पहले भी करते थे, आज भी करेंगे और कल भी करेंगे। सप्लायर ने अगर हमारे को ज्यादा तेवर दिखाए तो हम क्या करेंगे? चुपचाप सहन कर लेंगे। ठीक है भैया, हमारी कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी है, कोई बात नहीं, वी विल ऑब्जर्व द कॉस्ट। हम एब्जॉर्ब कर लेंगे, तू हमें सामान दे, क्योंकि हमें तो क्या करना है? कम कॉस्ट पे बेचना है। हमारा एजेंडा क्या है? कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। ओके। नेक्स्ट इज राइवलरी फर्म्स। अब राइवलरी की बात ही खत्म है भैया, सभी कस्टमर सभी क्या कर रहे हैं? सब लो प्राइस पे सेल कर रहे हैं, बात ही खत्म हो गई हमारे। तो लो प्राइस पे हम सेल कर रहे हैं, हमसे कोई पंगा नहीं ले पाएगा। अब एवरीवन इज गोइंग टू अवॉइड दी प्राइस वॉर विद अस, क्योंकि हमसे कम को तो कोई बेच ही नहीं पाएगा। पीडब्ल्यू को देख लीजिए। चलिए। ओके। सब्स्टिट्यूट्स भी क्या करेंगे भैया? ऐसा है क्योंकि हम सबसे सस्ते पे बेच रहे हैं तो वो भी हमसे वॉर करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये एडवांटेज हो गई हमारी कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी को लेकर। आई होप कि दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू, राइट? चलिए, तो इसको आप माइकल पोर्टर्स की जो 5 फोर्सेज है ना उसको लेकर करेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस तो आसान है। तो जैसे ही हमने लो प्राइस पे कन्वर्ट करना शुरू किया, जैसे ही हम लो प्राइस पे कर रहे हैं ना, बगल वाले ने भी क्या किया? लो प्राइस पे कर दिया, सबने लो प्राइस पे कर दिया। तो फिर अब जब ए भी लो प्राइस पे दे रहा है, बी भी लो प्राइस पे दे रहा है, सी भी लो प्राइस पे दे रहा है, तो भैया काहे की स्ट्रैटेजी? सबने कॉपी कर ली, इमिटेशन कर लिया स्ट्रैटेजी का, तो फिर काहे का लो प्राइस? आपका सबका सेम ही तो प्राइस है। अब वो कह रहे हैं कि अगर मान लो आपने हायर लेवल पे काम नहीं किया तो स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल्स आपको उतना प्रॉफिट नहीं आएगा, तो लॉन्ग रन में आप क्या कर जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। डिफिकल्ट टू कीप द कॉस्ट लो। ऑब्वियस सी बात है, कम कॉस्ट पे काम करना सबके बस की बात तो नहीं है। एंड अगर टेक्नोलॉजी चेंज होती है ना तो यहाँ पर दिक्कत क्या आती है? वी हैव टू डू द इन्वेस्टमेंट्स इनटू द टेक्नोलॉजी, तो एज अ डिसएडवांटेज काम करते, बिकॉज इट विल इंकर मोर ऑफ द कॉस्ट। आई होप द डिसएडवांटेजेस आर क्लियर टू यू। एंड रिस्क क्या है? रिस्क वही है, कॉम्पिटिटर्स इमिटेट कर सकते हैं, और बायर जो है हमें धोखा देके कह सकते हैं नहीं हमें तो अब ब्रांड ही चाहिए, नहीं अब हम सस्ते पे नहीं, अब हम नया बढ़िया सूट पहनेंगे, अब हम टेलर से सिलवाएंगे, अब हम बढ़िया मोती वाले सूट पहनेंगे। अब बायर्स ही ऐसे हैं तो क्या ही कर सकते हैं। तो विद दैट वी हैव द कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी। नाउ द नेक्स्ट इज differentiation strategy. As the name suggests, we are giving the unique product and charging the premium price and targeting the relatively
प्राइस सेंसिटिव बायर्स, इन लोगों से हम क्या चार्ज कर सकते हैं, रिलेटिवली हाइयर अमाउंट चार्ज कर सकते हैं। ओके, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब इसके लिए भैया ऐसा है, इसके लिए हमारे को उनकी नीड्स और प्रेफरेंसेस को ध्यान से देखना पड़ेगा। क्या कह रहे हो, अच्छा मुझे यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी चाहिए, ओके ओके, उनकी जो नीड्स है ना उसको ध्यान देना पड़ेगा। एंड हमारे को क्या करना पड़ेगा, एंड हमारे को उनकी लॉयल्टी जो है ना वो जीतनी पड़ेगी कि भैया अरे यहाँ से सामान लोगे ना तो यहाँ पे बड़ा अच्छा काम करके देते हैं, यू नो, बाय आवर यूनिक फीचर। जैसे कहते हैं ना कि सोनाली मैम से पढ़ोगे ना तो सोनाली मैम बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर कर देती है, डाउट्स भी लेती हैं, हमें ना एग्जाम क्लियर करवा के रहती है। तो दिस आई हैव अर्नड एज ए लॉयल्टी फ्रॉम ऑल माय स्टूडेंट्स। ओके, दिस इंक्लूड्स प्रीमियम प्राइस चार्ज करना, अच्छी खासी सर्विस देना, कन्वीनियंस देना, जैसे कि हम आपको कन्वीनियंस दे रहे हैं ना कि आप ये लेक्चर कभी भी देख सकते हैं, नोट्स आपको मिल जाएंगे, डाउट्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। जितने ज्यादा आप फीचर्स देंगे उतना ज्यादा कस्टमर आपको पे करने को रेडी है। ठीक है, दिस इज अबाउट दी डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजीज। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि आप किस बेसिस पर अपने आप को दूसरों से अलग बना सकते हैं। जैसे कि कस्टमर आपको प्रीमियम प्राइस देगा, तो निमोनिक है बेटा पीओपी, पीओपी यानी कि प्रोडक्ट, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्राइसिंग। आपके प्रोडक्ट के अंदर आपका प्रोडक्ट जो है वही अलग है, वही क्या है, इनोवेटिव है, वही क्या है, इनोवेटिव है। तो भैया प्रोडक्ट जो है इनोवेटिव है तो भैया प्राइस देके जाएगा। नेक्स्ट इज, अगर मान लो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी खासी लोकेशन जो है वो बहुत अच्छी है, या फिर आपका जो कस्टमर लॉयल्टी आपने वो अर्न कर रखी है, आपका ब्रांड बहुत बड़ा है, आपका नाम चलता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम चलता है, जैसे पीडब्ल्यू का नाम चलता है, ऑर्गेनाइजेशनल एडवांटेज है ना, तो फिर आपको प्रीमियम प्राइस मिल जाएगा। और प्राइसिंग की वजह से भी आप क्या कर सकते हो, यू नो, कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे कि मान लो हमारा जो प्रोडक्ट है इट इज अ वेरी डिफरेंशिएटिंग प्राइस है ना, काफी अच्छे प्राइस पे आपको मिल जाता होगा। इफ इट इज द आइडियल वैल्यू फॉर द प्रोडक्ट, अगर कस्टमर के हिसाब से वो आइडियल वैल्यू है तो वो आपके पास में जाएगा कि भैया यहाँ पर ना सामान अच्छे प्राइस पे मिल जाता है। अगर कस्टमर ये सोचता है तो पक्का पक्का वो आपकी जिंदगी आपके पास रहेगा ता जिंदगी। रिस्क अगेन सेम है, सब लोग अगर डिफरेंशिएटिंग देंगे तो डिफरेंस ही क्या रह जाएगा। और अगर बायर चाहे तो वो वापस से स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट पे जा सकता है कि भैया पीना तो पानी ही है। हिट द लाइक बटन इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए ओके, आगे चलते हैं, पढ़ते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो एडवांटेज की बात करते हैं, अगेन बायो पोर्टर्स के 5 फोर्सेस मॉडल के थ्रू हमको ये पढ़ना है। हमारे 5 फोर्सेस हैं, हमारे कितने फोर्स है, 5 फोर्सेस हैं। तो बात करते हैं एक करके डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी के एडवांटेजेस। तो हम कहते हैं कि भैया बात करते हैं राइवलरी की। राइवलरी भैया काहे की राइवलरी, हमारा ब्रांड ही नाम है, हमारा ब्रांड ही नाम है, काहे की राइवलरी भैया, काहे की राइवलरी। बायर को तो भैया हम बल्कि बायर हमें एक्स्ट्रा पैसे देने को राजी है, क्योंकि हमारे पास में तो प्रीमियम प्रोडक्ट है भैया, और इसीलिए वो नेगोशिएट ही नहीं करता हमसे प्राइस का। एंड हम तो वैसे भी प्राइस इंसेंसिटिव बायर्स को टारगेट करते हैं। सप्लायर भैया ऐसा है, हम तो प्रीमियम देने को राजी हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। न्यू एंट्रेंट, तुम्हारे पास कोई डिफरेंशिएटिंग फीचर होगा ना के बराबर, वो भी कंपैरेबल प्राइस पे, ना भाई ना, तुमसे ना हो पाएगा। सब्स्टिट्यूट्स भी हमारे ब्रांड को जो है अलग नहीं कर पाएंगे। हम ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू, ब्रांड नेम, हम क्या कर सकते हैं, दूसरों से अलग बन सकते हैं। बट तू तू तो नया आया है, तू क्या ही कर लेगा, और कंपैरेबल प्राइस पे कहाँ ही दे देगा। और सब्स्टिट्यूट्स भी हमारे को ब्रांड लॉयल्टी की वजह से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गया, चलिए आगे चलते हैं, डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं। तो इन द लॉन्ग रन आपकी जो यूनिकनेस है वो क्या हो सकती है, कॉपी हो सकती है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैंने ना अपने हैंडमेड नोट्स लॉन्च किए, अब धीरे धीरे करके क्या हुआ, धीरे धीरे करके सबने कॉपी करना चालू हो गए, तो जो मेरी यूनिक फीचर है वो क्या हो गई, इमिटेट हो गई। तो भैया जब फीचर ही इमिटेट हो गया तो काहे का यूनिक प्रोडक्ट और काहे का प्रीमियम प्राइस। बायर्स का मन कर रहा है कि वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाए, क्या ही करेंगे अब हम। और ये पॉइंट बड़ा अच्छा लगता है मेरे को, ये पॉइंट सुनेंगे, डिफरेंशिएटिंग फीचर इज नॉट वैल्यूड बाय द कस्टमर। मैम हमें फर्क ही नहीं पड़ता, आप हमें हैंडमेड नोट्स दे दो, ठीक है, या आप हमें कंप्यूटराइज नोट्स दे दो, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा कोई फर्क भी है, मतलब उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा, दैट इज नॉट बीइंग वैल्यूड बाय द कस्टमर्स, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा उस चीज का। अगर सोनाली मैम जी जान लगा के एग्जाम टाइम पे भी बच्चों को सपोर्ट कर रही है, बच्चों को फर्क ही नहीं पड़ रहा,
बच्चे को जाना वही है, तो क्या करें भैया, क्या करें, उनकी बुद्धि से कोई नहीं खेल सकता। उनको उनको जो नाम दिमाग में घुसे हुए हैं ना, उनको वहीं पे पढ़ना है, तो भैया जाके पढ़ो। Sonali ma'am is a differentiating feature. You have to evaluate, but if you're not evaluating, then the differentiating feature will not be no more attractive to the customers. I hope this thing is clear. Now going to the focus strategies. चलिए फोकस की बात करते हैं। तो फोकस में हम क्या करते हैं, वी प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो कि नैरो मार्केट की नीड्स को क्या करता है, फुलफिल करता है। ऐसे कस्टमर जिनकी नीड्स कैसी है, डिस्टिंक्टिवली डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इनकी नीड ऐसी है जो कि बाकी सारे लोगों से अलग है, जैसे कि डायबिटीज वाले लोग, जैसे कि विराट कोहली, इसका पानी काला पानी जो है भैया, इसकी नीड ही अलग है। ओके एंड इसीलिए कब इफेक्टिव है, जब हमारे पास ऐसे लोग हो जिनको डायबिटीज हो, और जब हमारे पास बाकी सारी फर्म कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन लगा रही हो, यानी कि वो जो लोग है ना, वो जो कंपनीज है ना, वो ब्रॉड मार्केट को सर्व कर रही हो। अब बताओ ऐसी कोई कंपनी मान लो मार्केट में है ही नहीं जो कि डायबिटिक लोगों के लिए एक ड्रिंक बना पाए, अब है ही नहीं तो क्या करें। तो जब वो लोग ब्रॉड मार्केट पे फोकस कर रहे होंगे तो हमारे को चांस मिल जाता है कि हम ऐसे लोगों के लिए नैरो मार्केट में, नीश मार्केट में आगे इनको कुछ दे पाए। इज दैट क्लियर? चलिए सक्सेसफुल, इसीलिए इसने बोला कि हमारी जो फोकस स्ट्रेटेजी है वो डिपेंड करती है कि हमारी इंडस्ट्री सफिशिएंट साइज की होनी चाहिए, बिकॉज तभी प्रॉफिट होगा। लोग इतने भी नैरो ना हो ना कि कितने कम हो गए में बिल्कुल प्रॉफिट ना हो, उसमें ग्रोथ पोटेंशियल होना चाहिए। अगर मान लो आपका प्रोडक्ट ऐसा जिसमें ग्रोथ नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इट शुड नॉट बी क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ द अदर्स, यानी कि दूसरों के कंपैरिजन में, आप दूसरों से कंपैरिजन होने वाली बात आपके प्रोडक्ट्स में नहीं होनी चाहिए। ओके चलिए अब हम बात करते हैं अगेन रिस्क की। तो रिस्क इसमें क्या है बेटा, रिस्क इसके अंदर ये है, वही हमने भी बनानी चालू करी डायबिटिक लोगों के लिए, सामने वाले भी बतानी शुरू करी, क्या ही कर सकते हैं। और प्रेफरेंसेस में शिफ्ट टू द प्रोडक्ट मार्केट एज अ होल। अब वो खुद ही मान लो कंज्यूमर कह रहा है कि नहीं भाई ठीक है मैं नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक पीने को रेडी हूँ, तो क्या रे मतलब क्या ही करेंगे। अब विराट कोहली खुद ही कह दे कि भैया मैं काला पानी की जगह नॉर्मल वाटर पीने को रेडी हूँ, नॉर्मल वाटर से आधा चलो पानी पी लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि अगर आपको फोकस स्ट्रेटजी लगानी है ना, तो आप देखो कहां कहां पर ये लोग नहीं कर रहे, मतलब ब्रॉड मार्केट को छोड़ के आप नैरो मार्केट पे जाइए। फिर अपने ऊपर अपने पास वो सुपीरियर स्किल्स लेके आइए, जिन स्किल्स के थ्रू आप उन मार्केट को क्या करने वाले हैं, सर्व करने वाले हैं। और उसका इनोवेटिव बेस लगाइए ताकि वो प्रोडक्ट जो है वैल्यू चेन के अनुसार वैल्यू क्रिएट कर पाए और कस्टमर तक पहुंच पाए। तो दिस इज अचीविंग द फोकस स्ट्रेटजी। अब देखो जो ये वाला क्वेश्चन है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, टाइप्स ऑफ फोकस स्ट्रेटजी। यहां पर बच्चा सबसे ज्यादा क्या करता है, टेंशन में आता है। बट अगर मुझसे पढ़ा होगा ना तो टेंशन की क्या बात जब सोनाली मैम हो साथ, राइट। अब ध्यान से सुनेंगे, हमारे पास में दो स्ट्रेटजीज थी, एक थी कॉस्ट लीडरशिप, ठीक है, और एक थी हमारे पास डिफरेंशिएशन, ठीक है, जो हमने पहले दो पढ़ी फोकस से पहले। ये दोनों किसको सर्व कर रही थी, ब्रॉड मार्केट को सर्व कर रही थी, किसको सर्व कर रही थी, ब्रॉड मार्केट को सर्व कर रही थी, ठीक है। अब देखेंगे फोकस वाली क्या करती है, फोकस वाली नैरो मार्केट को सर्व करती है। बट अगर हम इस नैरो मार्केट के अंदर सस्ते पे सामान बेचेंगे, यानी कि मार्केट कैसा है, जस्ट अ मिनट, मार्केट कैसा है, मार्केट है बेटा नैरो, और प्राइस कैसा है, लो, यानी कि हम दोनों के फीचर्स को ऐड कर रहे हैं, यानी कि फोकस भी कर रहे हैं और कॉस्ट लीडरशिप भी करेंगे। तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप। क्या बन जाएगा, फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप। और अगर मार्केट क्या है, नैरो है, और आपका जो प्राइस है वो प्रीमियम प्राइस है, यानी कि यू आर सर्विंग अ यूनिक प्रोडक्ट, तो ये क्या बन जाएगा आपका फोकस्ड, क्या बन जाएगा आपका फोकस्ड
डिफरेंशिएशन। क्या बन जाएगा आपका? फोकस डिफरेंशिएशन। तो आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा। तो यानी कि अगर हम नैरो मार्केट, नैरो निश यानी कि स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल में सस्ते पे माल डालेंगे तो वो क्या बन जाएगा? फोकस कॉस्ट लीडरशिप। और अगर हम उसी में कोई डिफरेंशिएटिंग एलिमेंट लगा देते हैं तो वो क्या बन जाएगा? यूनिक प्रोडक्ट। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपने अगर नाम सुना हो सुपर 30 का, सुपर 30 करके पिक्चर भी आई थी, दैट वाज बेस्ड ऑन सम पर्सन जो कि सुपर 30 का बैच ले रहा था, कुछ ऐसा। तो जैसे मान लो ये टीचर है, ये सुपर 30 का बैच लेता है, तो सुपर 30 यानी कि ये सिर्फ 30 बच्चे पढ़ाता है, नैरो कर दिया इसने मार्केट। सुपर 30 यानी कि 30 बच्चे पढ़ा रहा है, नैरो कर दिया मार्केट इसने। और मान लो ये कहता है कि भैया मैं जो हूं ना, इन बच्चों को मात्र 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 मैं कहता हूं इन बच्चों को मात्र 1000 रुपए में पढ़ाऊंगा। ये क्या हो गया? फोकस कॉस्ट लीडरशिप, यानी कि नैरो मार्केट और कॉस्ट लीडरशिप। और यहीं पर एक सुपर 30 कहता है कि मैं इन 30 बच्चों को पढ़ाऊंगा और इन 30 बच्चों से 1 लाख रुपीज पर स्टूडेंट लूंगा। 1 लाख रुपीज पर स्टूडेंट, यानी कि एक हायर प्राइस लूंगा, डिफरेंशिएटिंग प्राइस लूंगा, प्रीमियम प्राइस चार्ज करूंगा, बट मैं इनको अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो ये क्या बन गया आपका? ये बन गया आपका फोकस डिफरेंशिएशन। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अबाउट फोकस कॉस्ट लीडरशिप एंड द फोकस डिफरेंशिएशन। तो दो तमाम टाइप्स की स्ट्रेटजी हैं। ओके, इसको कर लेना। नेक्स्ट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। आई होप कि आपको दिक्कत नहीं होगी एडवांटेज और डिसएडवांटेज करने में। एक बार रीड कर लेते हैं। एडवांटेज में कहते हैं कि भैया राइवल और न्यू एंट्रेंट्स फाइंड डिफिकल्ट टू compete, क्योंकि भैया फोकस स्ट्रेटजी हर एक के बस की नहीं है। डिसएडवांटेज यही है कि भैया जो हमारी डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं, कॉम्पिटेंसीज हैं, वो हम शायद आगे कंटिन्यू ना कर पाए। कॉस्ट बहुत हाई होती है क्योंकि हम कम ग्रुप के लोगों को काम कर रहे हैं, हम नीश कैटेगरी में कर रहे हैं, स्मॉलर ग्रुप है, तो स्मॉलर ग्रुप को टारगेट करके रखना बड़ी दिक्कत की बात है। इन द लॉन्ग रन द मार्केट कैन बी टेकन ओवर। और अगर लॉन्ग रन की बात करें तो हमें कोई ना कोई क्या कर सकता है? टेक ओवर कर सकता है। आई होप कि आपको यहां तक सब चीजें समझ में आई होंगी अबाउट द ऑल दी 3 स्ट्रेटजीज, बी इट योर द कॉस्ट, बी इट योर डिफरेंशिएशन एंड बी इट योर फोकस स्ट्रेटजीज। चलिए अब बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट और द लास्ट स्ट्रेटजी, दैट इज अ बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी। अब देखो, जब हम बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर की बात करते हैं ना, ये कहता है ये मैं सच्ची बताऊं, ये बना है हमारे जैसे लोगों के लिए, ये बना है हमारे जैसे लोगों के लिए। जैसे कि ये एक बच्चा है, ठीक है, ये एक बंदा है। ये जो बंदा है ना, ये बंदा कहता है कि मुझे पता है क्या चाहिए, मुझे तो ना दोनों हाथ में लड्डू चाहिए। कहते दोनों हाथ में लड्डू चाहिए मतलब कि मुझे इस हाथ में भी लड्डू चाहिए और मुझे मेरे लेफ्ट राइट हाथ में भी लड्डू चाहिए, मैंने कि दोनों हाथ में लड्डू चाहिए, लेफ्ट हैंड में भी राइट हैंड में भी। हमने का मतलब कहता है कि मैं जो हूं ना, प्राइस भी लो पे करना चाहता हूं, प्राइस भी लो पे करना चाहता हूं, और मैं डिफरेंशिएटिंग फीचर भी चाहता हूं। यानी कि मुझे क्या मिले? प्रोडक्ट मुझे मिले कैसा? यूनिक। कैसा मिले? यूनिक। और प्राइस कैसा हो? मुझे लो। प्राइस कैसा हो? लो। पैसा कम और फीचर क्या? एक्स्ट्रा चाहिए। तो ये कौन है? ये मैं हूं, ये आजकल के बंदे हैं। तो जब हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी लगाते हैं जिसमें कि हम कस्टमर को यूनिक प्रोडक्ट देते हैं बट उससे चार्ज करते हैं कम प्राइस, तो उसको क्या बोलते हैं? बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी। क्या बोलते हैं? बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी। इतनी बात समझ आई? चलिए इसको रीड कर लेते हैं। बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी देखेंगे यहां से फ्लो चार्ट के थ्रू। तो क्या कहता है? बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग द कस्टमर्स मोर वैल्यू फॉर मनी बाय एम्फसाइजिंग द लो कॉस्ट एंड बेटर क्वालिटी, है ना? कम प्राइस पे बट अच्छी क्वालिटी, यानी कि यूनिक प्रोडक्ट देना। ठीक है, चलो वो कहते हैं कैसे कर सकते हैं? या तो हम जो है एक लोअर वी कैन ऑफर लोअर प्राइस, जो कि बाकी लोग दे रहे हैं उससे कम प्राइस कर देती हूँ अपने प्रोडक्ट का, या तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर प्राइस को चेंज नहीं करती हूँ बट अपने प्रोडक्ट को दमदार बना लेती हूँ। यानी कि मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं प्राइस जो बाकी लोग चार्ज कर रहे हैं उनसे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट सेम मतलब प्राइस जो है मैं कम कर दूं, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं मेरे प्रोडक्ट में क्या कर दूं? क्वालिटी इनहांस कर दूं, क्वालिटी इनहांस कर दूं। और प्राइस क्या रखूं मैं? सेम। प्राइस क्या रखूं मैं? सेम। तो प्राइस सेम रख के मैं अपनी क्वालिटी को बढ़ा रही हूं, या फिर प्राइस को डिक्रीज करके मैं अपनी क्वालिटी को क्या कर रही हूँ? कांस्टेंट कर रही हूँ। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? हम अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं।
इतनी बात समझ आई? आई होप दिस थिंग इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अभी जो हमने अभी पढ़ा ना, उसी को इन्होंने जो है कंटेंट में यहाँ पर उतार दिया और बताया कि भैया देखो ऐसा है, ये रहे हमारे बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर के फीचर्स। क्या है ये बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर के फीचर्स? ठीक है, अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। जब हमने बात करी बेटा जी किसकी, हमने जब बात करी कॉस्ट लीडरशिप की, ठीक है, तो हमने बोला, हमने टारगेट जब बात करी कॉस्ट लीडरशिप की, तो हमने टारगेट किया प्राइस सेंसिटिव बायर, है ना, प्राइस सेंसिटिव बायर, ठीक है। और जब हमने बात करी डिफरेंशिएशन की, तब भी हमने सेंसिटिविटी को लेके बात करी। हमने कहा रिलेटिवली प्राइस इनसेंसिटिव, रिलेटिवली प्राइस इनसेंसिटिव, यानी ले दे के हमने प्राइस सेंसिटिव बायर्स के ऊपर क्या करी, बात करी। तो हम कहते हैं यहां पर ये जो है ना, प्राइस के बारे में कोई जिक्र नहीं है, प्राइस के बारे में कोई जिक्र नहीं है। हम कहते हैं कि भैया प्राइस नहीं, हमें तो वैल्यू से मतलब है। हमें किससे मतलब है? वैल्यू से मतलब है। हम कहते हैं कि इनको जो वैल्यू मिल रही है ना, वो ज्यादा होनी चाहिए, वो अच्छी होनी चाहिए। यानी कि इसको एक एग्जाम्पल से समझो, इसको एक एग्जाम्पल से समझो। इधर आओ, चलो स्क्रीन पे जाओ, मैं आपको समझाती हूँ। ये देखो, मैं आपको समझाती हूँ इस चीज को। ये देखो, अब यहां पर ध्यान से मेरी बात सुनना। मेरे पास में एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को समझेंगे और इससे जो है आपको क्लियर होगा कि वैल्यू यू नो इट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वैल्यू। तो देखो यहाँ पे ना, ये एक बच्चा है, दिस इज अ बच्चा, एंड ये बच्चा ना क्या करता है, ये बच्चा एक आइसक्रीम को खरीदता है, ये बच्चा एक आइसक्रीम को खरीदता है, ठीक है। इस जो ये आइसक्रीम को खरीदता है, तो ये प्राइस पे करता है ₹10। कितना प्राइस पे करता है? ₹10। अब बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी क्या कहती है कि भैया इस कस्टमर को वैल्यू मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए? वैल्यू मिलनी चाहिए। तो ये कैसा बायर है? ये प्राइस सेंसिटिव बायर या प्राइस इनसेंसिटिव बायर नहीं, कि प्राइस पर फोकस नहीं करता। ये कहते हैं मुझे ना वैल्यू मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए? मुझे वैल्यू मिलनी चाहिए। अब वैल्यू का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। मैं थोड़ा सा ना आपको हल्का सा इकोनॉमिक्स पे लेके जाऊंगी। तो देखो, जैसे इसने स्पेंड करे बेटा ₹10, इसने स्पेंड करे ₹10, तो आपको पता है कि इकोनॉमिक्स के हिसाब से जो एक कस्टमर खर्च करता है उसको उतने यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। तो यानी कि अगर ये ₹10 खर्च करता है, तो उसको कितना सेटिस्फेक्शन होना चाहिए? 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, ठीक है। आपने चीज इकोनॉमिक्स से पढ़ रखी है। अब जब ये जो बच्चा है ना, ये बच्चा जैसे आइसक्रीम खाता है ना, इसको ना आइसक्रीम खाने के बाद में ना, इसको सेटिस्फेक्शन पता है कितने की आती है? इसको सेटिस्फेक्शन आती है बेटा 12 यूटिल्स की। कितनी सेटिस्फेक्शन आती है? 12 यूटिल्स की। तो मुझे बताओ कस्टमर कितना खुश हो रहा ना, कह रहे बताओ ₹10 में ₹12 वाली आइसक्रीम का मजा बढ़िया है। यानी कि ₹10 खर्च करके वो क्या 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 कितनी की वैल्यू उसको मिल रही है? 12 यूटिल्स की वैल्यू उसको मिल रही है। तो दैट मीन्स यहां पर हमारी आ गई, दैट इज अ वैल्यू कॉन्शियस बायर, यानी कि वो पैसा जो है कम खर्च करना चाहता है और क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो अच्छी लेना चाहता है। तो इसको बोलते हैं क्या? वैल्यू कॉन्शियस बायर। तो जो हमारी बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी है ना, वो कहती है प्राइस सेंसिटिव, प्राइस इनसेंसिटिव ये शब्द इस्तेमाल मत करो। कैसा शब्द इस्तेमाल करो? वैल्यू कॉन्शियस बायर, जिसको वैल्यू चाहिए। एंड वैल्यू का मतलब क्या है? जितना पैसा वो खर्च करे उतना, या फिर उससे कहीं ज्यादा जो है मुझे क्या मिले? पैसा मिले। क्या इतनी बात समझ आ गई? चलो अब इसको रीड कर लेते हैं यहां से। तो फीचर्स हमारे 4 फीचर्स हैं, ठीक है। तो 4 फीचर्स जो हैं हमारे वो एक बार रीड कर लेते हैं, वो बात इसी के ऊपर फोकस करेगा। तो सबसे पहला आता है पॉइंट, दिस स्ट्रेटजी एम्फसाइज ऑन मोर वैल्यू फॉर मनी रादर देन प्योरली कॉस्ट और डिफरेंशिएशन। ना तो खाली कॉस्ट से मैं खुश हूं कि मुझे सस्ते पे मिल जाए, ना मैं खाली इस चीज से खुश हूं कि मेरे को यूनिक फीचर मुझे तो दोनों का ब्लेंड चाहिए, और दोनों के ब्लेंड में मुझे मोर वैल्यू नजर आती है। तो कहता है इट फोकस ऑन वैल्यू कॉन्शियस बायर, नॉट दी प्राइस सेंसिटिव और दी प्राइस insensitive buyer। फिर कहता है it includes lowering the cost but at the same time enhancing the features and the quality।
और या फिर हम सिमिलर प्रोडक्ट दे देंगे एट अ लोअर प्राइस, कम प्राइस करके हम उसके प्रोडक्ट को दे देंगे। यानी कि जो हमने फ्लो चार्ट में पढ़ा था ना, ये वाला पॉइंट, ये आपका पॉइंट बन गया सी, ये आपका पॉइंट बन गया सी, ये आपका पॉइंट बन गया डी। तो ये दोनों पॉइंट्स आई बिलीव आपको क्लियर हो गए होंगे, राइट। तो हमारे को ये क्या है, हमारे 4 फीचर्स हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आपको, क्या आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी एंड व्हाट आर इट्स फीचर्स। आई बिलीव कि आपको क्लियर हो गया। सो दिस वाज आवर पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर। सो हमने क्या कवर किया बेटा, हमने कवर किया इस चैप्टर के अंदर, जो हमने कवरेज रखी वो थी हमारी पार्ट 1 के अंदर। पार्ट 1 के अंदर हमारी थी पोर्टर्स का 5 फोर्सेस मॉडल। चलो बताओ, चैप्टर का नंबर कितना, 5, और पोर्टर के फोर्सेस कितने, 5। माइकल पोर्टर बंदा था, ठीक है, उसने क्या दिए, 5 फोर्सेस मॉडल, ये दिया हमने, ये पढ़ा। उसके बाद हमने पार्ट 2 में क्या पढ़ा बेटा, पार्ट 2 में हमने पढ़ी जेनेरिक स्ट्रैटेजीज। क्या पढ़ी, जेनेरिक स्ट्रैटेजीज, ओके। और जेनेरिक स्ट्रैटेजीज हमारी कौन कौन सी होती है, पहली होती है हमारी कॉस्ट लीडरशिप, दूसरी क्या होती है हमारी, दूसरी होती है डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, और तीसरी क्या होती है हमारी, फोकस स्ट्रैटेजीज। फोकस के कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, फोकस कॉस्ट लीडरशिप एंड फोकस डिफरेंशिएशन। प्लस हमने क्या पढ़ा, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी। क्या पढ़ा हमने, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी, राइट। चलिए अब आप बात करते हैं आपके होमवर्क की। तो बेटा जी आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है कि आपने स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस जो हैं कवर कर लेने हैं। अगर आप स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस जो हैं कवर कर लेंगे तो इस चैप्टर के रिवीजन के साथ वो क्वेश्चंस मिला के यू विल बी ऑल रेडी, ऑल सेट फॉर द एग्जामिनेशन। आई होप कि आपको जो है ये चीजें समझ में आई होंगी, ये चैप्टर समझ में आया होगा। एक बच्चा कह रहा है कि मैम इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर आपने हमें कहा था कि आप जो है ना हमें बताओगे, आप हमें जो है बताओगे कि आपके आगे के लेक्चर्स कब कब आने वाले हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ बेटा, मेरे लेक्चर्स जो हैं आपको मिलेंगे नाउ इन द मंथ ऑफ द अप्रैल, एंड एवरी थर्सडे बेटा, एवरी थर्सडे आपको मेरे लेक्चर्स मिल जाएंगे, एवरी थर्सडे आपको मेरे लेक्चर्स मिल जाएंगे इन द मंथ ऑफ द अप्रैल। मैं आपको प्रिसाइसली डेट्स बता देती हूँ, आपको मिल जाएगा 6 अप्रैल को मेरे लेक्चर मिल जाएगा, 6 अप्रैल को मेरा लेक्चर मिल जाएगा। उसके बाद आपको 13 अप्रैल को मेरा लेक्चर मिल जाएगा, 13 अप्रैल को मेरा लेक्चर मिल जाएगा। 13 अप्रैल के लेक्चर के बाद में आपको मिलेगा 20 अप्रैल को मेरा लेक्चर। उसके बाद आपको मिलेगा 27 अप्रैल को मेरा लेक्चर। तो ये अप्रैल के मंथ में आपको ये लेक्चर्स मिलेंगे। तो मैंने आपको अप्रैल के मंथ की बता दी है, सीरीज की हमारी क्या क्या रहने वाली है। और मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि हम लोगों ने अभी एसएम पढ़ा है, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी स्टार्टिंग विद द EIS। तो आप डेफिनेटली उस लेक्चर को देखें एंड अपने EIS को भी स्ट्रॉन्ग करें। मुझे ऐसा लगता है कि जितने ये हमारे मैराथन सेशंस हैं, जिसको कि हम चैप्टर वाइज मैराथन लेके आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर भी चैप्टर वाइज लेके आएंगे। एक चैप्टर यहाँ पे कवर हो जाएगा, एक चैप्टर यहाँ कवर हो जाएगा, एक चैप्टर यहाँ पे कवर हो जाएगा, एंड एक चैप्टर यहाँ पे कवर हो जाएगा। 2 चैप्टर्स हम अभी तक कवर कर चुके हैं। तो ऐसे करके हम अपना सिलेबस जो है धीरे धीरे करके कवर कर लेंगे, और आपको बिल्कुल जो है ना क्या कहते हैं उसे टारगेट, बिल्कुल हम आपको ना तैयार कर देंगे। किसके लिए तैयार कर देंगे बेटा, आपको तैयार कर देंगे फॉर द एग्जामिनेशन, कि आप जो है ना फुल टू जो है रेडी हो जाए एग्जाम के लिए। मैं आपको एक चीज और बता देना चाहती हूँ विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर, कि देखो बेटा जो ये वाला चैप्टर है ना, इसकी जो केस बेस्ड क्वेश्चंस है ना वो काफी सारे आते हैं। 5 फोर्सेस मॉडल के अंदर भी क्वेश्चंस जो है आ जाते हैं, और आपकी जेनेरिक स्ट्रेटेजीज के अंदर भी क्वेश्चंस केस बेस्ड आ जाते हैं। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इवन आपको MCQ के भी अंदर इसकी वेटेज काफी अच्छी खासी है। एग्जाम टाइम पे आप जो है इसको अच्छे से करके जाइएगा। मैं बिलीव करती हूँ कि जो इतना हमने जितना पढ़ा है इसके इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर आपको फायदा मिलता है तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, एंड कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको ये मैराथन कैसी लगी। क्या आपको जो मैंने कहा था आपको कि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है रिवीजन मिलेगा, तो क्या आपको कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन मिला, तो बिल्कुल बताइएगा कमेंट्स के अंदर। एंड यस, अगर कोई आपको डाउट्स है तो आप मुझसे डाउट्स भी पूछ सकते हैं। एंड आई बिलीव कि थ्योरी क्वीन ने आपकी जो थ्योरी होगी उसको आसान बनाया होगा, और द्रोणाचार्य मैराथन सीरीज जो हमारी है इससे आपको बेनिफिट हुआ होगा। ये जितने डायग्राम्स मैं आपको क्लास में बना के देती हूँ बच्चा, ये सारे डायग्राम्स, ये सारे नोट्स आपको मिल सकते हैं PWG ऐप पर। ओके, तो
पीडब्ल्यू की ऐप पर जाइएगा, पीडब्ल्यू की ऐप पर आप रजिस्ट्रेशन कराइएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में उसका कोई पैसे नहीं है, फिर ना देयर इज नो चार्ज फॉर द रजिस्ट्रेशन। फिर आप बैच, द्रोणाचार्य बैच पे क्लिक करिएगा। हमारे जो मैराथन की जो सीरीज है बेटा, उसका जो नाम है दैट इज द द्रोणाचार्य मैराथन बैच। तो द्रोणाचार्य मैराथन पे आप जब जाएंगे तो आपको जो है सब्जेक्ट चूज करना है ES एंड SM, और वहां पर आपको मिल जाएगा नोट्स सेक्शन में जाके इसके सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये जो है आपको अवेलेबल है ऑन दी पीडब्ल्यू ऐप, जिसमें कि कोई भी प्राइसिंग नहीं है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि मैम माइकल पोर्टर का ये चेहरा भी बना के आना एग्जाम में। नहीं बेटा, ये तो सिर्फ मैंने आपको दिमाग में बिठाया कि जिस इंसान के बारे में आप पढ़ते हो, जिस इंसान के बारे में आप पूरे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में बार बार मैं जिसका नाम लेने वाली हूँ, उस इंसान को कम से कम आप देख तो लो। एक बच्चा कह रहा है कि मैम आप बता सकते हो कि माइकल पोर्टर ने 5 फोर्सेस जो ये मॉडल दिया है कब दिया। तो सुनो, माइकल पोर्टर ने 5 फोर्सेस जो मॉडल दिया था वो दिया था इन द ईयर 1979। जी हाँ, जी हाँ, मेरे पैदा होने से पहले का मॉडल है और मैं आपको पढ़ा रही हूँ। सो इन द ईयर 1979 माइकल पोर्टर इंडस्ट्री में लेके आए 5 फोर्सेस मॉडल, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर इनका बहुत बड़ा हाथ है। आप आगे जाके देखोगे बहुत सारे कंसेप्ट्स जो हैं वो इनके द्वारा लिखे गए हैं। और इन्होंने जिस प्रकार से इंडस्ट्री को एनालाइज किया है, कंपटीशन को एनालाइज किया है, जो कॉन्सेप्ट्स दिए हैं वो आज भी रेलेवेंट हैं। तो कुडोज टू माइकल पोर्टर, एंड आई बिलीव कि जितने सारे कॉन्सेप्ट ये लिख के चले गए, उतने सारे कॉन्सेप्ट आप अपनी जिंदगी में जो है लगा पाएंगे और उनको पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो ये हमने किया था इस इसके हिसाब से चैप्टर नंबर 5 को ये हमने आज की क्लास में कवर किया। सो इन दिस पर्टिकुलर क्लास वी कवर द मिडिल लेवल स्ट्रेटजीज, यानी कि बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज, ये हमने कवर करी। और हमने लास्ट क्लास में कवर किया था चैप्टर नंबर 1 विच इज इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये हमारा था बेटा लेक्चर नंबर 1। इसको आप देखना ना भूलें, इसका लेक्चर ऑलरेडी जो है अपलोडेड है ऑन दी ऐप। तो मैं चाहती हूँ कि आप सारे के सारे लेक्चर्स को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और पढ़ने के बाद में कमेंट जरूर करते रहिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको कोई और भी चीज पूछनी है, या अगर आप चाहते हो कि हम कोई और भी चीज आपके लिए लेके आए, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। अगर आप चाहते हो जैसे कि मैं मॉक टेस्ट पेपर लेके आऊं, या RTP लेके आऊं, मैं कुछ भी लेके आऊं, अगर आपको मेरे पढ़ाने का स्टाइल पसंद आता है, ठीक है। मेरे को 8 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तो अगर आपको मेरा स्टाइल पसंद आता है तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे अप्रोच कर सकते हैं, ताकि जो है मैं आपके इन डिमांड्स को फुलफिल करूं। और आपका जो क्या कहते हैं उसको, जब रिजल्ट आए ना, तो रिजल्ट में लिखा हो PASS पास। तो आप ये जितने सारे नोट्स हैं आप इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड आई बिलीव कि आपको सारी की सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई होगी। हिट द लाइक बटन, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे, आजकल सब लोग व्हाट्सएप का स्टेटस देखते हैं, व्हाट्सएप के स्टेटस पे ज़रूर लगाइएगा। और कुछ नहीं तो आप मुझे ज़रूर टेक्स्ट करके बताइएगा कि आपको जो है कैसा लगा पढ़ना, और क्या आपको आपके डाउट्स वगैरह कुछ अगर हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। एनीथिंग यू वांट टू से टू मी, यू कैन जस्ट राइट इट ऑफ। सो आई बिलीव वी आर डन विद द वीडियो एंड वी आर डन विद द चैप्टर। आई बिलीव कि आपको अच्छा लगा होगा, आई बिलीव कि ये चीज़ें आपको बिल्कुल आसान लगी होंगी। सो आई वॉन्ट टू रेस्ट माई वर्ड्स बाय सेइंग थैंक यू एवरीवन। एंड यस, सो पढ़ते रहिए, और क्या बोलते हैं, लाइक बटन हिट कर दी रहिए, कमेंट्स डालते रहिए, मैं वीडियोस डालती रहूंगी, आप मुझे प्यार बरसाते रहिएगा इन द कमेंट्स सेक्शन। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस।